हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी यहां पे अच्छा हूं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। हालांकि ये चैप्टर फेमस है रेजिडेंशियल स्टेटस के नाम से, पर इस चैप्टर का पूरा नाम है रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। मैं ये कह सकता हूं कि हम इस चैप्टर को दो भागों में बांट सकते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक रेजिडेंशियल स्टेटस वाला पार्ट और एक स्कोप ऑफ टोटल इनकम वाला पार्ट। मैं आपको बताता हूं ये क्या चीज है। देखो, मैं आपको समझाता हूं, हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है। इनकम टैक्स हम पढ़ते हैं, हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि हम गवर्नमेंट को जो सही टैक्स बनता है वो पे कर सके। सही है ना। हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि हम गवर्नमेंट को सही टैक्स पे कर सके। जो टैक्स है वो टोटल इनकम पे निकलता है, क्योंकि टैक्स कितना बनेगा ये तो टोटल इनकम पे डिपेंड करेगा। और किसी भी पर्सन की टोटल इनकम उसके रेजिडेंशियल स्टेटस पर डिपेंड करती है। मैं आपको बताता हूं, देखो मैं लिखूंगा यहां पे, आप भी लिखना मेरे साथ। हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है टैक्स को पेड करना। अब टैक्स पेड कैसे होगा? टैक्स कैलकुलेट होगा ऑन टोटल इनकम। बट टैक्स तो आप तब पे करोगे ना, पहले बताओ तो सही कितना है। तो टैक्स टू बी कैलकुलेटेड ऑन टोटल इनकम, टैक्स टू बी कैलकुलेटेड ऑन टोटल इनकम, यानी कि हमें टैक्स कितना पे करना है इसके लिए हमें टोटल इनकम चाहिए। ठीक है। और लॉ ये कहता है टोटल इनकम डिपेंड्स अपॉन रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया। किसी भी पर्सन का जो टोटल इनकम है वो उसके रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया पे डिपेंड करती है। रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया मतलब भाई वो रेजिडेंट है इंडिया में या नहीं है, इस बात पे डिपेंड करती है, ऐसा समझ लो आप। चलो मैं आपको इसे एक और तरीके से समझाता हूं, पहले मैं इसको पूरा कर दूं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? टैक्स पे करना। टैक्स हम कब तक पे नहीं कर सकते? जब तक हमें टोटल इनकम ना पता लग जाए। और टोटल इनकम फाइनली हमें कब पता लगेगी? जब हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस पता होगा। सर सही मायने में तो उल्टा पड़ना चाहिए, पहले हमें अपना रेजिडेंशियल स्टेटस पता करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी टोटल इनकम निकालनी चाहिए, और फिर उस टोटल इनकम पर जो भी टैक्स के रेट बनते हैं वो रेट लगाकर टैक्स पे कर देना चाहिए। एम आई राइट? ओके। तो इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हमने, एक रेजिडेंशियल स्टेटस और एक टोटल इनकम। यही तो है। पहले आप ये सीखो कि किसी पर्सन का रेजिडेंशियल क्या है, रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, ये कैसे निकालते हैं। उसके लिए आप रेजिडेंशियल स्टेटस वाला पार्ट पढ़ो, और फिर उसकी टोटल इनकम कितनी आएगी अकॉर्डिंग टू हिज रेजिडेंशियल स्टेटस, उसके लिए आप स्कोप ऑफ टोटल इनकम पढ़ो। और टैक्स कैसे निकालते हैं ये तो आप पिछले चैप्टर में समझ चुके हैं। वो जो रेट लगाते हैं 2.5 लाख तक माफ, 5 लाख तक 5%, फिर 10 लाख तक 20%, वो तो आपको आता ही है। यस सर, इस चैप्टर में हम ये नहीं सीखेंगे कि टैक्स कैसे निकालते हैं। इस चैप्टर में हम दो बातें सीखेंगे, किसी पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है ये कैसे निकालते हैं, और दूसरा अगर उसका रेजिडेंशियल स्टेटस जो भी है जब पता लग जाएगा तो उसकी टोटल इनकम क्या है ये कैसे निकालते हैं। मेरी बात समझ में आई? इस चैप्टर को हमारे जो हम सीखेंगे इसमें दो बातें हम सीखने वाले हैं। एक, किसी बंदे का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं कि वो रेजिडेंट है या रेजिडेंट नहीं है, ये सब हम सीखने वाले हैं। दूसरी बात, चलो हमें पता लग गया वो रेजिडेंट है या हमें पता लग गया वो रेजिडेंट नहीं है, अब उसके अकॉर्डिंग उसकी टोटल इनकम क्या आएगी वो अपने को निकालना सीखना है। ये दोनों चीजें हम इस चैप्टर में सीखेंगे। देखिए इस चैप्टर की पहली लाइन बिल्कुल इस बात को क्लियर करती है। कह रहे टैक्स इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन टोटल इनकम। यस, मैंने अभी बताया आपको। एंड टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन, किसी बंदे की टोटल इनकम डिपेंड्स अपॉन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया। सर क्या आप यह कहना चाहते हो कि जब तक किसी बंदे का रेजिडेंशियल स्टेटस पता नहीं चलता उसकी टोटल इनकम को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता? बिल्कुल सही जवाब। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जब तक आप किसी पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस पता नहीं करेंगे आप उसकी टोटल इनकम नहीं निकाल पाएंगे। सर क्या आप यह कहना चाह रहे हो कि अगर किसी पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस में रेजिडेंट है तो उसकी टोटल इनकम अलग आएगी, और अगर कोई बंदा रेजिडेंट नहीं है तो उसकी टोटल इनकम अलग आ सकती है? बिल्कुल सही जवाब। मैं यह भी कहना चाह रहा हूं कि जो टोटल इनकम है वो वेरी करेगी अकॉर्डिंग टू रेजिडेंशियल स्टेटस।
एक आदमी का स्टेटस क्या है, उसकी टोटल इनकम उसी के अकॉर्डिंग चलेगी। इसलिए किसी भी बंदे की टोटल इनकम को कैलकुलेट करने से पहले आपको उसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना ही पड़ेगा। ओके सर देखिए, अच्छा सर एक बात और बताओ, चलो हम निकाल लेंगे, ये जो रेजिडेंशियल स्टेटस आप बोल रहे हो हम निकाल लेंगे, सीख लेंगे, पर मैं ये पूछना चाहता हूं क्या ये रेजिडेंशियल स्टेटस हमें जीवन में एक बार निकालना होता है अपनी लाइफ टाइम में, या ये हमें हर साल निकालना पड़ता है? सर इसका जवाब बिल्कुल सिंपल है, आप जो टैक्स भरते हैं वो एक बार भरते हैं या हर साल भरते हैं? सर टैक्स तो हर साल भरना पड़ता है। अच्छा, अगर टैक्स हर साल भरना पड़ता है तो क्या टोटल इनकम एक बार निकाली जाती है वही होती है या हर बार अलग हो सकती है? सर कैसी बातें कर रहे हो, टोटल इनकम तो बिल्कुल अलग हो सकती है। लास्ट टाइम कोई पैसे हो सकते हैं मैंने कमाए हो, इस साल नहीं कमाए हो। जब टैक्स हर साल भरना होता है, टोटल इनकम हर साल निकालनी होती है, तो रेजिडेंशियल स्टेटस भी हर साल निकालना पड़ता है। यस सर, रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो हर साल निकालना पड़ेगा और ये हर साल वेरी कर सकता है। ये बिल्कुल पॉसिबल है, आप इस साल रेजिडेंट हैं और अगले साल हो सकता है आप रेजिडेंट ना हो। अब कैसे पता लगता है आप रेजिडेंट हैं और कैसे पता लगता है रेजिडेंट नहीं है, इसके लिए तो हमें रेजिडेंट जो रेजिडेंशियल स्टेटस है उसके सारे प्रोविजंस पढ़ने पड़ेंगे। बट मैंने आपको कुछ बातें क्लियर कर दी, मैं एक बार वो बातें दोबारा क्लियर कर दूं सो दैट आप बिल्कुल क्लियर हो जाओ हम क्या करने वाले हैं। मैंने आपको बोल दिया कि टैक्स पे करना हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, लेकिन वो पे होता है टोटल इनकम के ऊपर। जितनी टोटल इनकम है उसके अकॉर्डिंग हमारा टैक्स बनता है और टोटल इनकम को तब तक कैलकुलेट नहीं किया जा सकता जब तक रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट ना किया जाए। रेजिडेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग ही टोटल इनकम वेरी करेगी। टोटल इनकम may vary according to residential status. If a person is resident, his total income may be different. If the same person is non-resident, his total income may be different. तो टोटल इनकम डिफरेंट हो सकती है, इसलिए आपको रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना जरूरी है। एक और बात, टोटल इनकम क्योंकि हमें हर साल कैलकुलेट करनी होती है, रेजिडेंशियल स्टेटस भी ईच प्रीवियस ईयर के लिए सेपरेटली कैलकुलेट करना पड़ता है। आइए मैं आपको ये पढ़ा देता हूं, कहां लिखा हुआ है। टैक्स is to be paid every year and therefore total income is also to be calculated every year and therefore residential status is also to be calculated for each previous year separately। मैं आपको क्लियर कर दूं, रेजिडेंशियल स्टेटस हर प्रीवियस ईयर के लिए अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है आप इस साल रेजिडेंट हैं अगले साल नहीं है। इज इट क्लियर? प्लीज टेल मी आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है नहीं हुआ? चलिए आगे चलते हैं। सर मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था पर्सन। पर्सन कौन होता है आपको याद होगा? हाँ सर याद है, 7 होते हैं, गिनवाओ मुझे। सर पहली बात तो पर्सन जो है वो डेफिनेशन इंक्लूड के साथ शुरू होती है, सेक्शन उसका 2 क्लोज 31 था और उसमें 7 लोग थे। हाँ बिल्कुल सही बात है। कौन कौन थे? पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, पर्सन इंक्लूड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पर्सन इंक्लूड कंपनी, पर्सन इंक्लूड पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी, पर्सन इंक्लूड एओपी बीओआई, पर्सन इंक्लूड लोकल अथॉरिटी, पर्सन इंक्लूड एवरी अदर आर्टिफिशियल बट जुरिडिकल पर्सन। यस सर, सर ये सारे लोग पर्सन है। अगर इनकी इनकम मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट से, अब मैंने बता दिया आपको पिछले चैप्टर के अंदर कि मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट क्या होती है। अगर इनकी इनकम मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट से एक्सीड करती है तो दे आर लाइबल टू पे टैक्स। यस सर, फिर उनको टैक्स पे करना पड़ेगा और अगर इनको टैक्स पे करना पड़ेगा तो इनकी टोटल इनकम निकाली जाएगी। यस सर निकाली जाएगी। और टोटल इनकम रेजिडेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग वेरी होती है, बिल्कुल होती है। तो सर 7 लोग होते हैं पर्सन जो हो सकता है कि इनकम एग्जम्पशन लिमिट से एक्सीड करने पर टैक्स पे करने के लिए लाइबल बन जाए। इसलिए इन 7 का ही हमें रेजिडेंशियल स्टेटस सीखना पड़ेगा। हमें इंडिविजुअल का भी रेजिडेंशियल स्टेटस सीखना पड़ेगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का भी सीखना पड़ेगा, कंपनी का भी सीखना पड़ेगा, पार्टनरशिप फर्म का भी सीखना पड़ेगा, एओपी बीओआई का भी सीखना पड़ेगा, लोकल अथॉरिटी का भी सीखना पड़ेगा और एवरी अदर आर्टिफिशियल बट जुरिडिकल पर्सन का भी सीखना पड़ेगा। यस सर, हमें रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना सीखना है और वो हमें सभी का सीखना पड़ेगा। बोलो प्लीज क्लियर और नॉट क्लियर? तो बताइए प्लीज, मैं आज जो आपको रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना सिखाऊंगा वो एक पर्सन का सिखाऊंगा या 7 का सिखाने वाला हूं? सर मैं 7 का सिखाने वाला हूं, लेकिन धीरे धीरे शुरुआत मैं 1 से करूंगा। पहले मैं इंडिविजुअल का सिखाऊंगा, फिर मैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का सिखाऊंगा, फिर मैं कंपनी का सिखाऊंगा, फिर मैं बाकियों का सिखाऊंगा। मैं आपको कुछ बातें और क्लियर कर दूं यहां पर जो कि बहुत जरूरी है क्लियर करना। सर हम रेजिडेंशियल स्टेटस 7% का सीखेंगे। आप देखना, आप देखेंगे कि हमारा सबसे ज्यादा टाइम जो लगेगा वो इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस सीखने में लगेगा।
यस सर, इंडिविजुअल का हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस सीखने में अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। हो सकता है हम 1.5 से 2 घंटे रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल पे लगा दें, लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, एवरी अदर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इन सबको सीखने के लिए हमारे 20 से 25 मिनट काफी है। सर इंडिविजुअल में तो बहुत टाइम लग रहा है। हाँ, इंडिविजुअल में कंटेंट ज्यादा है, इंडिविजुअल में टाइम ज्यादा लगेगा, तो क्वेश्चन भी इंडिविजुअल में ज्यादा आने के चांस हो गए। भाई अब कंटेंट ज्यादा है तो क्वेश्चन भी तो वहां ज्यादा बनेगा। तो सर आप फोकस रखना प्लीज हर चीज के ऊपर। मैं आपको बताता रहूंगा कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर? अभी मैंने रेजिडेंशियल स्टेटस का चैप्टर शुरू नहीं किया है, अभी मैंने आपको सिर्फ बेसिक बातें बताई हैं। चलिए एक और बेसिक बात बता रहा हूं, फिर मैं चैप्टर शुरू करूंगा। सर मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं आपको। मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं आपको कि रेजिडेंशियल स्टेटस में क्या क्या आता है। सर रेजिडेंशियल स्टेटस में आपके पास 2 आंसर आएंगे, या तो आप रेजिडेंट हैं या आप नॉन रेजिडेंट हैं। अभी मत पूछना सर ये रेजिडेंट कौन होता है और नॉन रेजिडेंट कौन होता है, बिकॉज मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि रेजिडेंशियल स्टेटस में आपके पास 2 आंसर आएंगे, या तो आप रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट हैं। सर अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो क्वेश्चन हो गया खत्म। अब आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। आप यहां इसलिए आए थे कि आप अपना स्टेटस पता करें और उसके अकॉर्डिंग अपनी टोटल इनकम जान सके। तो जाइए आप अपनी टोटल इनकम पता कर लीजिए। उसके लिए आप स्कोप ऑफ टोटल इनकम वाले पार्ट में जाइए और वहां जाके सीख लीजिए, क्योंकि नॉन रेजिडेंट की कोई फर्दर कैटेगरी नहीं है। ठीक है, आप नॉन रेजिडेंट है, बात खत्म हो गई, चेक कर लो अपनी टोटल इनकम क्या है। लेकिन अगर आप रेजिडेंट हैं तो आपको फर्दर चेक करना पड़ेगा सर आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं। मतलब रेजिडेंट तो हैं, बट रेजिडेंट के साथ आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं या रेजिडेंट हैं बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है। सर ये क्या होता है? सच बताना, ये क्वेश्चन दिमाग में आया था ना, ये क्या होता है? सर ये रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट क्या होता है? आया था ना माइंड में। मैं एक बात पूछूं, तुम्हें यही नहीं पता रेजिडेंट क्या होता है? मैंने बताया कहां? तू ऑर्डिनरी पूछ रहा है, तेरे को रेजिडेंट पता है? वो तो पता नहीं है, पूछ रहा है ऑर्डिनरी क्या होता है। अरे मैं बताऊंगा, अभी मैं ब्रीफ एक चार्ट बना रहा हूं, एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि क्या क्या है, क्यों है, कैसे है, वो तो बाद में बात करेंगे। हाँ जी सर, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखो जब आप स्टेटस का कैलकुलेशन करेंगे, आपको ये लग गया कि आप नॉन रेजिडेंट हो तो बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपको ये पता लगा आप रेजिडेंट हो तो आपको बात खत्म नहीं होगी, आपको आगे जाना पड़ेगा ये चेक करने के लिए कि ठीक है आप रेजिडेंट हो, बट क्या आप साथ में ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी हैं, या रेजिडेंट है ये ठीक है बट आप नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं। नहीं पता आपको ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी, टेंशन मत लो। शॉर्ट फॉर्म में इसको आरओआर कहते हैं, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इसको बोलते हैं RNOR, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और कई बार इसको NOR भी कह देते हैं, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। उसका भी सेम मतलब है, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। सर एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, बड़ी सारी बातें बताऊंगा आज। सर वो बात यह है कि ये जो फर्दर कैटेगरी है ना, ROR और RNOR वाली, ये हमें सिर्फ इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए ही चेक करनी है। क्या मतलब सर? सर मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर आप कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे हैं तो जवाब या तो आएगा वो रेजिडेंट है या जवाब आएगा वो रेजिडेंट नहीं है, बात खत्म। कंपनी का रेजिडेंट निकालते समय ऐसी कोई कैटेगराइज नहीं करना कि वो ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है। अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म का स्टेटस निकाल रहे हैं तो आपको यह बिल्कुल चेक करने की जरूरत नहीं है कि वो ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी, क्योंकि या तो वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। अगर रेजिडेंट है तो भी क्वेश्चन खत्म, आप अपनी टोटल इनकम को पता कर लीजिए। अगर वो नॉट रेजिडेंट है तो भी क्वेश्चन खत्म, आप अपनी टोटल इनकम को पता कर लीजिए। लेकिन अगर एक इंडिविजुअल का क्वेश्चन कर रहे हैं तो नॉन रेजिडेंट है तो बात खत्म, लेकिन अगर वो रेजिडेंट है तो क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि एक इंडिविजुअल, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली रेजिडेंट अकेले में हो ही नहीं सकती। अगर वो रेजिडेंट है तो यू हैव टू फर्दर चेक कि वो ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है। मेरी बात समझिए प्लीज। एक क्वेश्चन आया मिस्टर एक्स, इंडिविजुअल क्वेश्चन है, आंसर पूछा था बताइए इसका स्टेटस क्या होगा, स्टूडेंट लिखा ही इज रेजिडेंट इन इंडिया। क्वेश्चन ही गलत है, आंसर ही गलत है। एक इंडिविजुअल भला रेजिडेंट इन इंडिया कैसे हो सकता है? अगर वो रेजिडेंट है तो बताओ वो ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है। जवाब खत्म होगा ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी पे, अगर उसका आंसर रेजिडेंट आया था तो। अगर नॉन रेजिडेंट आया था तो क्वेश्चन खत्म।
लेकिन अगर एक इंडिविजुअल रेजिडेंट आंसर आया था तो जवाब खत्म नहीं होगा, फिर तो या तो ऑर्डिनरी पे खत्म होगा या नॉट ऑर्डिनरी पे खत्म होगा, मैं बता दूं आपको अभी से। लेकिन अगर एक कंपनी का क्वेश्चन आया तो जवाब रेजिडेंट पे भी खत्म हो सकता है और जवाब नॉन रेजिडेंट पे भी खत्म हो सकता है। वहां आपको ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं दिखाता हूं आपको, इंडिविजुअल एचयूएफ करेंगे आप, जवाब आएंगे रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। अगर रेजिडेंट आया तो आपको पता करना ही पड़ेगा कि वो ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है। लेकिन अगर बाकी 5 में से आया तो रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पर ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी की तरफ बढ़ने की जरूरत नहीं है। प्लीज टेल मी अप टू दिस लेवल द कंसेप्ट इज क्लियर और नॉट क्लियर। प्लीज बताइए आपको यहां तक का कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। हां जी, आगे बढ़े। चलिए सर, तो शुरुआत करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस को समझने की, लेकिन 1 बाय 1। तो हमें कितने लोगों का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है सर? सर हमें 7 लोगों का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है। सबसे पहले किसका निकालें सर? इंडिविजुअल से शुरू करते हैं। तो देखो, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, पहला पॉइंट है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। सर आप बताओ, एक इंडिविजुअल क्या क्या हो सकता है? सर या तो वो रेजिडेंट हो सकता है या वो नॉन रेजिडेंट हो सकता है। पहला स्टेप तो यही है, या तो वो रेजिडेंट हो सकता है या वो नॉन रेजिडेंट हो सकता है। अगर रेजिडेंट हुआ तो फिर फर्दर चेक करेंगे वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकता है या वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकता है। बिल्कुल सही जवाब। चलो मैं बताता हूं एक इंडिविजुअल रेजिडेंट कब होता है। एक इंडिविजुअल रेजिडेंट कब होता है ये मैं आपको बताता हूं, ठीक है? शुरू करें। एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया। एक इंडिविजुअल को इंडिया में रेजिडेंट कहा जाएगा, सेड टू बी कहा जाएगा। सर मेरी बात समझिए, आप कभी कभी डेफिनेशन पढ़ते हैं, वहां लिखा होता है मीन्स, रेजिडेंट मीन्स। अगर आप ऐसे एक्सप्लेन करेंगे ना एग्जाम में तो ये गलत है, क्योंकि रेजिडेंशियल स्टेटस में रेजिडेंट का कोई मतलब नहीं है। एक इंडिविजुअल को रेजिडेंट माना जाएगा अगर वो कोई कंडीशन पूरी कर देगा। रेजिडेंशियल स्टेटस मीन्स नहीं है, डीम्ड टू बी है, माना जाएगा। ए पर्सन डीम्ड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया, एन इंडिविजुअल इज डीम्ड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इफ ही फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन। कुछ कंडीशन है, मैं बताऊंगा क्या है, वो छोड़ो आप, वो पूरी कर दोगे तो आपको रेजिडेंट माना जाएगा। ये कोई प्रश्न नहीं है कि रेजिडेंट का मतलब ये होता है, ऐसा मत बोलना। एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया, एक इंडिविजुअल को इंडिया में रेजिडेंट कह दिया जाएगा इफ ही सेटिस्फाई एनी वन। एक कंडीशन पूरी करनी है आपको, 2 नहीं करनी है। एनी वन ऑफ बेसिक कंडीशंस। सर जिन कंडीशन में से एक कंडीशन पूरी करनी है उनका नाम है बेसिक कंडीशंस। चलो मैंने बता दिया आपको, उनका नाम है बेसिक कंडीशंस। चलो मैं ये बता देता हूं, 2 बेसिक कंडीशंस हैं, ठीक है? सिर्फ 2 बेसिक कंडीशंस हैं। अगर आप उन दोनों बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन पूरी कर दो तो मैं कह दूंगा आप रेजिडेंट इन इंडिया हो। बोलो, अगर आप 2 बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक बेसिक कंडीशन पूरी कर दो तो मैं कह दूंगा आप रेजिडेंट इन इंडिया हो। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर? सर क्लियर है। सर 2 कंडीशन है? हाँ 2 कंडीशन है। सर अगर हम पहली कंडीशन पूरी कर दे तो, पहली पूरी कर दोगे तो भी रेजिडेंट इन इंडिया। अच्छा सर अगर हम पहली पूरी ना कर पाए दूसरी पूरी कर दे तो भी रेजिडेंट इन इंडिया। कोई एक पूरी कर दो। चलो मैं थोड़ा सा यहां बता देता हूं। देखो, एक इंडिविजुअल रेजिडेंट है या रेजिडेंट नहीं है, रेजिडेंट है या रेजिडेंट नहीं है, यह पता करने के लिए आपको बेसिक कंडीशन चेक करनी पड़ेगी।
यह पता करने के लिए आपको बेसिक कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। बेसिक कंडीशन दो है, एक और दो, और वो अगर इन दोनों में से एक भी पूरी कर देता है, इन दोनों कंडीशन में से एक, इन दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन भी फुलफिल कर देता है। थोड़ा सा हिंदी मिक्स करके लिख रहा हूं, लेकिन मैं बोल भी रहा हूं, जिनको हिंदी लैंग्वेज क्लियर नहीं है वो लिख लेना अपने लैंग्वेज में। जो एक कंडीशन भी फुलफिल कर देता है वो कहलाएगा रेजिडेंट इन इंडिया। उसे हम बोलेंगे रेजिडेंट इन इंडिया। सर एक इंडिविजुअल है, हां, हमें पता करना है वो रेजिडेंट है या नहीं है। हां, इसके लिए हमें बेसिक कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। हां, अगर उसने बेसिक में दो कंडीशनों में से कोई एक पूरी कर दी तो वो रेजिडेंट माना जाएगा। बिल्कुल सही जवाब, एब्सोल्युटली राइट। सर मानो अगर वो दोनों कंडीशन पूरी कर दे, अरे जब एक कर दी तो दूसरी करे ना करे क्या फर्क पड़ता है। जब एक कंडीशन पूरी कर दी तो दूसरी करे ना करे क्या फर्क पड़ता है, वो रेजिडेंट हो गया। सर मानो वो दोनों पूरी ना कर पाया तो, हां ये बढ़िया क्वेश्चन। एक इंडिविजुअल अगर दोनों कंडीशन पूरी ना कर पाए तो फिर वो नॉन रेजिडेंट है। यस सर, एक इंडिविजुअल चेक तो बेसिक कंडीशन ही करेंगे, एक पूरी कर देगा तो रेजिडेंट, एक भी पूरी नहीं कर पाएगा, दोनों की दोनों रह जाएंगी पूरी करने से, तो हम उसे कहेंगे नॉन रेजिडेंट। या तो एक पूरी कर दे, पहले या दूसरे में से कोई एक फुलफिल कर दे, ओके रेजिडेंट। दोनों फुलफिल नहीं कर पाया, नॉन रेजिडेंट। बोलो प्लीज, क्लियर नॉट क्लियर? सर क्लियर है। बताऊं फिर बेसिक कंडीशन? बता दो सर, आ जाओ। बेसिक कंडीशन भी बता दूंगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेसिक कंडीशन बताने में, आ जाओ। सर बेसिक कंडीशन ना दो है। हां सर आपने बताया, मैं पहले फर्स्ट बताऊंगा। 182 डेज और मोर ड्यूरिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 1920। जिस इंडिविजुअल का आप रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे हैं, अगर वो इंडिया में था, अगर वो इंडिया में है या था, कम से कम 182 दिन, 182 डेज यार, क्या इसमें चौंकने वाली क्या बात है। अगर वो इंडिया में 182 डेज था कम से कम, ज्यादा हो तो बढ़िया है, इन द प्रीवियस ईयर 1920, यानी कि 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 का जो ये साल है ना सर, इस साल में अगर वो इंडिया में था तो इस प्रीवियस ईयर के लिए मैं उसे रेजिडेंट बोलूंगा। सर एक क्वेश्चन पूछूं, आर यू रेजिडेंट इन इंडिया? हां सर हम तो रेजिडेंट हैं। कैसे? इसलिए नहीं कि तुम्हारी शक्ल काली पीली है मतलब इंडियन हो, इसलिए नहीं कि तुम भारत में पैदा हुए थे, नहीं नहीं सर, इसलिए नहीं कि तुम्हारे पूर्वज भी इंडिया में ही थे, ऐसा कुछ नहीं है। आप इंडिया में रेजिडेंट हैं क्योंकि आप 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक कम से कम 182 दिन इंडिया में थे। बोलो बोलो, थे या नहीं थे? हाँ सर हम इंडिया में थे, हमें कहां जाना है, हम अपने शहर से बाहर नहीं निकले बिल्कुल सही जवाब। अगर आप 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक इंडिया में थे, कम से कम 182 दिन इन एग्रीगेट। अच्छा एक बंदा कहता सर मैं ना बाहर जाता रहता हूं फॉरेन कंट्री में, अभी थोड़े दिन पहले मैं सिंगापुर गया था, थोड़े दिन पहले बैंकॉक गया था, मैं सारी गलत जगह घूम के आया है सर मैं बस घूमता रहता हूं सर। अच्छा तो सर मेरे जो 182 दिन है वो कैसे चेक करेंगे? अरे कोई दिक्कत नहीं है, जब तू जाएगा और जब तू आएगा बस जिस जिस दिन तू इंडिया में है वो गिनेंगे। हमें तो एग्रीगेट कुल मिलाकर, एग्रीगेट का हिंदी क्या होता है? कुल मिलाकर, हमें तो कुल मिलाकर तेरे 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक इंडिया में 182 दिन चाहिए भाई साहब, कम से कम चाहिए, ज्यादा हो तो अच्छी बात है। अगर आप इतने दिन हो तो हम ऐसा मानेंगे आपने कंडीशन नंबर 1 फुलफिल कर दी है एंड यू आर रेजिडेंट इन इंडिया। बताइए सर क्लियर हुआ है नहीं हुआ? सर एक ही बात आपने इतनी बार बोल दी, अब तो क्लियर हो ही जाएगा। सही बात है यार, ये बात तो क्लियर हो ही जानी चाहिए है ना। मतलब कोई बंदा रेजिडेंट है या नहीं है ये नेशनैलिटी पे डिपेंड नहीं करता, ये उसके सिटीजनशिप पे डिपेंड नहीं करता, ये उसके आधार कार्ड पे डिपेंड नहीं करता, ये उसके वोटर आईडी कार्ड पे डिपेंड नहीं करता, ये उसकी शक्ल पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है हाउ मेनी डेज ही स्टे इन इंडिया। सर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं? मैंने कहा पूछ। सर एक बंदा रशियन है, अच्छा ये बंदा है बंदी अच्छा बंदा है, हाँ एक बंदा है सर रशियन, वो इंडिया में आया है और पिछले 200 दिन से इंडिया में ही है,
और वो इसी साल मतलब 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 2020 के अंदर 200 दिन इंडिया में ही है। आप उस रशियन को भी रेजिडेंट बोल दोगे क्या? यस सर, मैं उस रशियन को भी रेजिडेंट बोल दूंगा, बिकॉज मुझे कोई मतलब नहीं उसका सिटीजनशिप क्या है, मुझे मतलब है हाउ मैनी नंबर ऑफ डेज ही स्टे इन इंडिया। If an individual stay in India for at least 182 days in aggregate during the relevant previous year, that is 1st April 2019 to 31st March 2020, that particular individual in that particular previous year is set to be resident in India because he is fulfilling the first basic condition. Please tell me clear or not clear. I hope everyone is clear. एक क्वेश्चन करें सर, ऐसे तो समझ में आ ही जाता है, क्वेश्चन करवा दो, आ जाओ सर। सेकंड बेसिक कंडीशन, अभी रुक जाओ, पहले हम पहली बेसिक कंडीशन के क्वेश्चन करेंगे, फिर हम सेकंड बेसिक कंडीशन पे चलेंगे। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर? सर बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 1 लिख लो भाई फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग लिख लो प्लीज। अच्छा, मैं ना आप लोगों को पीपीटी स्लाइड से करवा रहा हूं क्योंकि मैंने सब कुछ कंटेंट स्लाइड पे बनाया है। हालांकि ये सारी स्लाइड्स आपकी बुक में भी हैं, आप देख रहे होगे शायद, और बाकी मैं बुक से पढ़ाऊंगा, आपको बुक से भी पढ़ाऊंगा, अलग से दिखाऊंगा अभी बुक में हमने क्या क्या पढ़ लिया है, लेकिन मैं स्लाइड से इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि रिदम बन रही है, हम एक सीक्वेंस में जा रहे हैं, राइट, क्लैरिटी आ रही है, हम पढ़े जा रहे हैं, आगे बढ़े जा रहे हैं, इस तरीके से मैंने स्लाइड को बनाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर एक्स लीविंग इंडिया। पहले आप बताओ वो बंदा इंडिया छोड़ रहा है या इंडिया में आ रहा है? बताओ बताओ बताओ। सर छोड़ रहा है, ठीक है। मिस्टर एक्स लीविंग इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 25 अगस्त 2019 फॉर टूर पर्पस। ओ, घूमने फिरने गया भाई। कैलकुलेट हिज रेजिडेंशियल स्टेटस। मैं एड ऑन कर देता हूं अगर आप कहो तो। कैलकुलेट हिज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर असेसमेंट ईयर 2020-2021, यानी कि 20-21 असेसमेंट ईयर के लिए स्टेटस निकालो। सर मैं आपको क्लियर कर दूं, असेसमेंट ईयर 2021 का मतलब होता है प्रीवियस ईयर 1920। आपको पता है, मैंने पिछली क्लास में बड़ा डिटेल किया है। लिखते ऐसे हैं कि असेसमेंट ईयर 20-21 के लिए निकालो, नो डाउट, बट कैलकुलेशन सारी 19-20 की होनी है, बिकॉज रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में क्या हुआ वही देखना अपने को। तो आपको 19-20 में उसके नंबर ऑफ डेज देखने हैं। आई होप इट इज क्लियर। यस सर। तो चलो करके दिखाओ ये क्वेश्चन, करो। बताओ 19-20 में वो इंडिया में कितने दिन था? अब कई बच्चे पता क्या बोलते हैं ऐसे, हाँ सर वो रेजिडेंट हो गया। मैंने कैसे? सर लग रहा है। अबे लग रहा है क्या है? मुझे बताओ नंबर ऑफ डेज कितने थे उसके इंडिया में। सर एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेज सेम होंगे तभी क्वेश्चन सही माना जाएगा, वरना क्वेश्चन गलत माना जाएगा। यहां पर गेम ये नहीं है कि आप रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, यहां पर गेम ये है कि आप नंबर ऑफ डेज को सही तरीके से कैलकुलेट कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। बताओ भाई, बताओ फटाफट बताओ मुझे, नंबर ऑफ डेज बताओ। आई एम वेटिंग। हाँ जी, तो मैं करूं सोल्व इस क्वेश्चन को? ओके सर, देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है आप एक बार समझ लो, फिर आपके लिए बाकी क्वेश्चन सोल्व करना बड़ा आसान है। हालांकि इस क्वेश्चन में कोई बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है, अपने को खाली नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, और डेज निकालने के बाद अपने को डिसाइड करना है कि क्या कंडीशन नंबर 1 फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। लेकिन डेज कैसे निकालें? सर आप एक काम करो, सबसे पहले ऐसे लिख लो, 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020। लिख लिया आपने? हाँ जी सर लिख लिया। 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020। हमें इसके बीच वो इंडिया में कितने दिन रहा ये देखना है। वो इंडिया में टोटल कितने दिन रहा हमें इससे मतलब नहीं है, हमें देखना है इस साल वो कितने दिन रहा, ये इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आपको पता है रेजिडेंशियल स्टेटस ईच प्रीवियस ईयर के लिए सेपरेटली कैलकुलेट किया जाता है। सर अब देखिए, वो इंडिया छोड़ के जा रहा है और वो जा रहा है 25 अगस्त 2019 को, ठीक है। सर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, मैंने एक लाइन बीच में लगा दी कि वो 25 अगस्त 2019 को जा रहा है, क्या आप बता सकते हैं कौन से पीरियड में वो इंडिया में था? मेरा मतलब है इस तरफ वो इंडिया में था या इस तरफ इंडिया में था? मेरी बात समझ रहे हो आप? सर जब वो छोड़ के चला गया तो नेचुरल बात है 25 अगस्त 2019 के बाद तो वो इंडिया में था ही नहीं, क्योंकि वो चला गया। सर वापस कब आया ये तो बताया ही नहीं आपने। सर क्वेश्चन में लिखा ही नहीं, तो आप ये मानो वो इस साल वापस नहीं आया होगा। इसमें क्या बड़ी बात है? अगर वो इस साल वापस आया था तो बताओ कब आया, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ डेज निकालने हैं भाई। और अगर आप नहीं बताओगे तो मैं ये मानूंगा वो गया मतलब गया,
अब वो अगले साल आया होगा या उससे अगले साल आया होगा, मुझे नहीं पता, मुझे तो सिर्फ इसी साल से मतलब है। तो अब एक काम करो, ऐसे बना लो, 25 अगस्त वाले बाद वाले पीरियड के लिए क्रॉस लगा लो और पहले वाले पीरियड के लिए टिक लगा लो, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है 1 अप्रैल 2019 से लेकर 25 अगस्त 2019 तक के दिन। सर एक क्वेश्चन बोलो, सर 25 अगस्त को वो इंडिया से चला गया, क्या आप 25 अगस्त को इंडिया में था ये गिनोगे या 25 अगस्त को इंडिया में नहीं था ये गिनोगे? हां, ये बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि वो कब गया, कौन सी कितने बजे गया। अब मान लो लिखा होता 25 अगस्त को वो सुबह सुबह 5 बजे चला गया या 25 अगस्त को वो रात को 11 बजे गया, बड़े क्वेश्चंस बन सकते हैं भाई हमारे दिमाग में। सर इसका जवाब ये है कि जिस दिन वो इंडिया से गया वो दिन हमें इंडिया में ही गिनना है। अब चाहे वो रात को 11 बजे गया हो, और जिस दिन वो इंडिया में आएगा, भी इस क्वेश्चन में तो गया है, किसी क्वेश्चन में गया आया भी हो सकता है, तो जिस दिन वो इंडिया में आएगा वो दिन भी हम इंडिया में गिनेंगे, और जिस दिन वो इंडिया से जाएगा वो दिन भी हम इंडिया में गिनेंगे। द डे when he arrives India and the day when he departure from India, both shall be taken into India. Both shall be calculated, both shall be taken while calculated his residential status in India. उसका रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करते समय वो दिन जब वो इंडिया से गया और वो दिन जब वो इंडिया में आया, दोनों कैलकुलेट करने हैं, दोनों को काउंट करना है। ओहो, तो आपका मतलब है इस क्वेश्चन में हम 1 अप्रैल से लेकर 25 अगस्त तक गिनेंगे। बिल्कुल सही जवाब, ये बिल्कुल सही जवाब है। इस क्वेश्चन में हम 1 अप्रैल से लेकर 25 अगस्त तक के दिन गिनेंगे। आइए गिनते हैं। सर अप्रैल में वो इंडिया में था, तो अप्रैल में कितने दिन होते हैं? बताओ भाई, अब दिन कैसे गिनते हो आप? अप्रैल में कितने होते हैं, मई में कितने होते हैं, कैसे काउंट करोगे? सर वो बचपन में ना हमें ये वाला तरीका सिखाया गया था। हाँ बिल्कुल सही है, ये तरीका ही सिखाया था सबको, मैंने भी बचपन में यही सीखा था। तो बिल्कुल ठीक है, आप चाहो तो ये वाला तरीका आजमा सकते हो आप, कि अप्रैल में 30 आएंगे या 31 आएंगे, ऐसे कुछ सिखाया था ना आपके बचपन में भी। वैसे मैं आपको एक तरीका और सिखाऊं, मानोगे मेरी बात? मर्जी है, कोई जबरदस्ती नहीं है। आपको ऑलरेडी पता है अप्रैल में कितने दिन होते हैं, मैं क्यों बिना बात के परेशानी मोल लूं, लेकिन मैं अपनी तरफ से सिखाना चाह रहा हूं। सर आप जानते हैं इंडिया में 30-31 ऐसे चलता है, किसी महीने में 30 फिर 31 फिर 30 फिर 31 ऐसा कुछ होता है। हाँ सर ऐसा ही होता है। सर आप ना मुझे बताओ, कौन से 2 महीने हैं जो हॉटेस्ट मंथ होते हैं, गर्मी वाले, कड़क गर्मी? सर मई जून। हाँ मुझे मालूम है, लेकिन आप बोलना जुलाई अगस्त। अरे ऐसे नहीं बोलोगे तो मैं समझाऊंगा कैसे? अब मिर्च मसाला तो लगाना पड़ेगा ना। आप मई जून मत बोलो, आप बोलो जुलाई अगस्त। ओके सर, जो कड़क गर्मी वाले दिन होते हैं वो है जुलाई अगस्त। और सबसे ठंडे दिन कौन से होते हैं? सर दिसंबर जनवरी। हाँ ये सही है। तो आप 2 महीने गर्मी वाले और 2 महीने वाले सर्दी वाले देखो, 2 महीने गर्मी वाले जुलाई अगस्त और 2 महीने सर्दी वाले दिसंबर जनवरी। सर मैं ये सिखाना चाह रहा हूं, जुलाई और अगस्त 2 ऐसे महीने हैं जिन दोनों में 31 दिन आते हैं। दिसंबर और जनवरी ऐसे महीने हैं जिनमें 31 आते हैं, बाकी सब में 30-31। हाँ एक फरवरी का मंथ है जिसमें 28 या 29 आते हैं, 29। वो तो पता ही है, 29 तो लीप ईयर में आते हैं। और लीप ईयर कौन सा होता है? सर 2004 लीप ईयर है, 2008 लीप ईयर है, 2012 लीप ईयर है, 2016 लीप ईयर है, 2020 भी लीप ईयर है। इस बार हमारे क्वेश्चन में लीप ईयर आने के चांस हैं, बिकॉज हमें कैलकुलेट करने 31 मार्च 2020 तक। तो फरवरी 2020 तो 2020 लीप ईयर है। तो जब भी हम मार्च वाले डेज काउंट करेंगे तो फरवरी में 29 डेज हो जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो आप? सर लीप ईयर वो होते हैं जो 4 से डिवाइड होते हैं, मतलब बनाया तो उन्होंने ऐसे ही है, जो 4 से डिवाइड होते हैं। मैं तो आपको ईयर ही बोल देता हूं, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024, ये सारे लीप ईयर है। इन सब में फरवरी के दिन 29 है। सर क्या इस क्वेश्चन में हम फरवरी के दिन 29 लेंगे? सर इस क्वेश्चन में फरवरी के दिन आएंगे ही नहीं, क्योंकि हमें देखना ही 25 अगस्त तक है। हाँ अगर हमें मार्च तक देखने होते दिन और वो यहां रहा होता तो मैं जरूर फरवरी में 29 लेता, पर अभी मैं क्यों लूं? अभी तो मुझे यहां से यहां तक ही तो देखना है। हाँ सर सही है। तो बताओ अप्रैल में कितने होते हैं? सर देखो अप्रैल में होते हैं 30, सही है। मई में 31, जून में 30,
और जुलाई अगस्त 31, जुलाई भी 31, अगस्त भी 31। तो जुलाई 31, अगस्त में हालांकि 31 होते हैं, बट हमें देखने 25 अगस्त तक। तो 25वां दिन गिनेंगे नहीं गिनेंगे सर? बिल्कुल गिनेंगे। 25 टोटल हो गए सर 147 डेज। यस सर, अगर आपका जवाब 147 डेज था तो ये बिल्कुल सही जवाब था। तो सर ये तो नॉन रेजिडेंट हो गया। बिल्कुल गलत, ऐसे मत बोलो ये नॉन रेजिडेंट हो गया। क्यों सर? वो 182 डेज पूरे नहीं कर रहा, नॉन रेजिडेंट तो बोलेंगे। गलत बोल रहे हो। ऐसे बोलो इसने फर्स्ट बेसिक कंडीशन को पूरा नहीं किया। क्या मैंने आपको सेकंड बेसिक कंडीशन चेक करनी सिखाई है? नहीं सर। क्या पता ये आदमी सेकंड बेसिक कंडीशन पूरी करके फुलफिल कर दे और ये रेजिडेंट बन जाए। भाई रेजिडेंट बनने के लिए एक ही तो कंडीशन फुलफिल करनी होती है, दोनों थोड़ा करनी होती है। तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि ये नॉन रेजिडेंट हो गया? ऐसा बोलो ये बेसिक कंडीशन नंबर 1 को फुलफिल नहीं कर रहा है, दूसरी चेक करो, चेक करने पे क्या पता रेजिडेंट बन जाए, क्या पता फिर अगर वो दूसरी भी फुलफिल नहीं हुई तो फिर खुल के बोलो नॉन रेजिडेंट है। आई होप इट इज क्लियर। बट मैंने आपको सेकंड कंडीशन अभी सिखाई नहीं है, तो आप मेरे साथ अभी सिर्फ फर्स्ट कंडीशन तक ही रहो। सर ही डज नॉट सेटिस्फाई फर्स्ट बेसिक कंडीशन। आंसर खत्म। मैं इस क्वेश्चन का आंसर पूरा करूंगा। मैं ये क्वेश्चन फिर से दोबारा पिक करूंगा जब मैं आपको सिखाऊंगा कंडीशन नंबर 2। लेकिन उससे पहले मैं एक और क्वेश्चन करना चाह रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन नंबर 2 में भी मैं आपको फर्स्ट बेसिक कंडीशन देखूंगा पूरी हो रही है या नहीं हो रही। बोलो क्लियर? करें शुरुआत? आ जाओ सर, क्वेश्चन पढ़ लो। मिस्टर एक्स अमेरिकन सिटीजन केम टू इंडिया ऑन 3rd October 2019। वाओ, ही केम टू इंडिया। वो 3 अक्टूबर को इंडिया में आया है। इसका मतलब 3 अक्टूबर से पहले वो इंडिया में नहीं था, वो दिन नहीं गिनने हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। फाइंड आउट हिज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर असेसमेंट ईयर 2020 एंड 2021। ठीक है, वो मतलब एक ही है, प्रीवियस ईयर 1920। सर वैसे ही करें चेक। 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020। इस बार वो इंडिया में आया है 3 अक्टूबर 2019 को। इसका मतलब 1 अप्रैल से लेकर 2 अक्टूबर तक वो इंडिया में नहीं था, लेकिन 3 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक वो इंडिया में था। क्योंकि ये नहीं लिखा वो वापस कब गया, जब ये नहीं लिखा तो मैं ये मानूंगा वो इंडिया में था। सही बात है सर। तो करें कैलकुलेशन, आ जाओ सर। अब अक्टूबर मंथ से शुरू करना है। हाँ सर, अक्टूबर से शुरू करना है। सर देखो अक्टूबर में कितने दिन होते हैं? सर अक्टूबर में होते हैं, आपने जुलाई अगस्त में बताया था 31, तो सितंबर में 30 हुए होंगे, अक्टूबर में 31। हाँ सर, अक्टूबर में 31 होते हैं। क्या वो 1 अक्टूबर को इंडिया में था? नहीं सर, तो हटा दो सर। 30 रह गए। 2 को था? नहीं सर, हटा दो सर। 29 रह गए। 3 को था? हाँ 3 को तो था, तो 29 डेज वो इंडिया में था। सही है। नवंबर में? सर नवंबर में तो दिन 30 होते हैं। दिसंबर जनवरी 31। फरवरी, अब देखो अब आ गया फरवरी। अब आप फरवरी 28 लिखोगे तो क्वेश्चन पे लगेगा काटा, क्योंकि आप फरवरी देख रहे हो यहां वाली, और फरवरी जो है ये 2020 वाली हुई। मैंने बताया 2020 लीप ईयर है, तो यहां पर फरवरी के दिन आएंगे 29। मार्च के 31 होते हैं और टोटल बनते हैं 181। ओहो सर, एक दिन से रह गया। हाँ भाई, एक दिन से रह गया। हम कह सकते हैं ही डज नॉट सेटिस्फाई फर्स्ट बेसिक कंडीशन। बट इसको रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट का खिताब देना, यानी कि रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट का इसको बोलना अभी गलत रहेगा, क्योंकि जब तक मैं आपको सेकंड कंडीशन नहीं सिखा देता हम नहीं कह सकते कि ये रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। बिल्कुल सही जवाब सर। सर आ गई हमें बेसिक कंडीशन, आ गई ना? मजा आया? ओके सर, एक बार दोबारा बता दो बेसिक कंडीशन नंबर 1 कौन सी है? सर बेसिक कंडीशन नंबर 1 है कि जो इंडिविजुअल है वो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में, यानी कि 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक इंडिया के अंदर होना चाहिए कम से कम 182 डेज या उससे ज्यादा। बिल्कुल सही जवाब। और का मतलब है या तो फर्स्ट पूरी करो या सेकंड पूरी करो। देखो हम टैक्स पढ़ रहे हैं, टैक्स एक लॉ का पेपर है, और लॉ में ना इंटरप्रिटेशन का बड़ा इंपॉर्टेंस होती है। ओ और एंड से दुनिया बदल जाती है। मेरे या तुम में से कोई एक जाएगा, मैं और तुम दोनों जाएंगे, बड़ा फर्क पड़ता है सर। एंड होता तो आपको दोनों कंडीशन पूरी करनी पड़ जाती, लेकिन यहां पर और है तो आपको कोई एक कंडीशन पूरी करनी पड़ती है। मे और शेल, कितना बड़ा फर्क पड़ जाता है कि मे का मतलब कुछ और निकलता है, शेल का मतलब कुछ और निकलता है। और भी बड़े सारे वर्ड्स आएंगे जो लॉ के हैं, और मैं आपको एक एक वर्ड को ना आगे इंटरप्रेट भी करूंगा।
समझाऊंगा आपको, लेकिन मुझे नहीं लगता और एंड पर मुझे ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत है, क्योंकि और का मतलब है पहली या दूसरी में से कोई एक कंडीशन। सेकंड कंडीशन है वो इंडिया में 60 डेज और मोर होना चाहिए रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 1920 में। एंड अब ये जो एंड लिखा है ना सर, एंड, इसका मतलब है अब जो नीचे लिखूंगा 60 डेज और साथ में जो नीचे लिखूंगा वो दोनों कंबाइंड पूरी होंगी तो माना जाएगा सेकंड कंडीशन फुलफिल हुई है। मेरी बात समझ आ रही है सर? देखो एंड में लिखा है 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 1920। ठीक है, वो इंडिया में 182 दिन नहीं है, 182 डेज नहीं है, कोई बात नहीं, अभी भी वो रेजिडेंट बन सकता है अगर वो इंडिया में कम से कम 60 डेज है इन द प्रीवियस ईयर 1920। पर साथ के साथ वो पिछले 4 सालों में, पिछले मतलब इमीडिएटली प्रोसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। मैंने इमीडिएटली प्रोसीडिंग बोला है, इमीडिएटली प्रोसीडिंग मतलब जो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है 1920, उसमें तो आपको 60 दिन कम से कम होना ही होना है, उसके पिछले 4 साल। सर उसके पिछले कौन से? अरे 1920 के पिछले 18-19, 17-18, 16-17, 15-16, इन 4 सालों में एग्रीगेट मिलाकर इन एग्रीगेट आपका 365 डेज होना चाहिए। 365 डेज मतलब मान लो आप यहां नहीं थे, कोई इश्यू नहीं है, यहां भी नहीं थे, यहां 200 दिन थे, यहां 200 दिन थे, कंडीशन फुलफिल। अगर आप 1920 में 60 या उससे ज्यादा हैं और 1920 को छोड़कर उसके पिछले 4 सालों में, 1920 को छोड़कर उसके पिछले 4 सालों में अगर आप 365 डेज और मोर हैं तो ऐसा माना जाएगा आपने कंडीशन नंबर 2 फुलफिल कर दी है और आप रेजिडेंट बन गए हैं। सर मैं बता दूं, अगर आप 60 डेज भी नहीं है, 60 से कम है, सपोज करो आप 1920 में 50 डेज हो, 50 दिन, तो फिर इन 365 का कोई मतलब नहीं बनेगा चेक करने का। क्यों? ये तो एंड है, दोनों पूरे करने हैं, 60 भी और ये भी पूरा करना है। अगर आप 60 नहीं हो तो फिर वो पूरा करके क्या हो जाएगा? या मान लीजिए आप 60 या उससे ज्यादा हैं लेकिन पिछले 4 सालों में आप 365 दिन पूरे नहीं कर पाए, तो ऐसा माना जाएगा सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाई। सेकंड कंडीशन जो है वो डबल कंडीशन है और दोनों कंबाइंड आपको फुलफिल करनी है। तो करें, आ जाओ सर। ये रहा वो क्वेश्चन जो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था। मिस्टर एक्स लीविंग इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 25th August 2019 फॉर टूर पर्पज, कैलकुलेट हिज रेजिडेंशियल स्टेटस। सर आपने जवाब दिया था कि वो 147 डेज है इन द प्रीवियस ईयर 1920, मतलब इस पर्टिकुलर ईयर में वो इंडिया में 147 डेज है। हां, तो वो कंडीशन नंबर 1 फुलफिल नहीं कर रहा। कंडीशन नंबर 2 चेक करें सर। हां सर कर लो कंडीशन नंबर 2। सर कंडीशन नंबर 2 अगर आप चेक करोगे ना, तो पहली कंडीशन थी वो 60 डेज होना चाहिए, कम से कम 60 डेज होना चाहिए 1920 में। आप बोलोगे सर ये तो पूरी है, क्योंकि वो तो 147 डेज है 1920 में, 60 वाली बात तो हो गई। एंड पिछले 4 सालों में वो 365 दिन होना चाहिए। सर अब इसकी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है कि वो पिछले 4 सालों में इंडिया में कितने दिन था। यहां पर आपको लेनी पड़ेगी एक सुटेबल प्रिजम्पशन। एंड माइंड इट, मैंने नहीं बोला एजम्पशन, मैंने बोला प्रिजम्पशन। सर 2 वर्ड होते हैं, एक होता है एजम्पशन, एक होता है प्रिजम्पशन। एजम्पशन तो होता है कुछ भी मान लो, कुछ भी मानो आपकी मर्जी। प्रिजम्पशन होता है जो रेलेवेंट होता है, जो लगता है यही मानना चाहिए। सर क्वेश्चन लिखा है मिस्टर एक्स लिविंग इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार वो इंडिया छोड़ रहा है। इसका मतलब मैं ये मान लूं कि इससे पहले वो इंडिया में ही था। हां सर ऐसी बात मानी जा सकती है। अगर मैं ये मान लूं कि इससे पहले वो इंडिया में ही था, अगर मैं ये मान लूं कि इससे पहले वो इंडिया में ही था, मेरी बात सुनिए, तो फिर वो कब से था? सर वो तो शुरू से इंडिया में था, तो 4 साल भी इंडिया में रहा होगा। अरे फिर तो 365 एग्रीगेट क्या, उसके तो हर साल 365 इंडिया में होंगे। हां, तो इसका मतलब कंडीशन नंबर 2 को फुलफिल माना जाएगा और ऐसा माना जाएगा वो रेजिडेंट इन इंडिया है। हां, क्योंकि यहां पर कंडीशन नंबर 2 फुलफिल हो रही है, हम कह सकते हैं वो रेजिडेंट इन इंडिया है। सर बच्चा कहता है सर ये फर्स्ट टाइम लिखा था ना इसलिए आपने आंसर दे दिया, ये ना लिखा होता तो। मैं कहता हूं चलो नहीं लिखा फर्स्ट टाइम, छोड़ो, मानो फर्स्ट टाइम नहीं लिखा, अब क्या करोगे? मिस्टर एक्स लिविंग इंडिया ऑन 25th August 19, अब क्या मानोगे? इससे पहले कहां था? अभी भी तो यही मानोगे ना वो इंडिया में था। फर्स्ट टाइम नहीं लिखा तो क्या आप अपनी मर्जी से मान लोगे इससे पहले वो इंडिया से बाहर था? अरे कोई बंदा बोलता है वो इंडिया से बाहर गया घूमने,
तो भाई पहले इंडिया में ही रहा होगा, इसलिए फर्स्ट टाइम की कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। ये मैंने आपको सिर्फ चेक करने के लिए दिया था कि आप कितना इंप्रेशन इसके ऊपर देते हो। मैं आपको बता दूं, फर्स्ट टाइम वाली कोई बात नहीं है। वो इंडिया छोड़ के जा रहा है, इससे पहले मतलब वो इंडिया में था, तो सर ये माना जाएगा रेजिडेंट इन इंडिया। जवाब है बट ही सेटिस्फाई सेकंड बेसिक कंडीशन, दैट इज 60 days in the relevant previous year and 365 days in the preceding 4 year, and therefore he is resident in India. Therefore he is resident in India. Please tell me the question is clear or not clear, and the basic conditions 1 and 2 both are clear to you or not. I hope it is clear sir. Yes sir, बड़े मजे से पढ़ेंगे आराम आराम से। देखना क्वेश्चन नंबर 2 भी करके देख लेते हैं। हां सर कर लो। सर क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि वो इंडिया में आया फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं फिर बोलूंगा फर्स्ट टाइम वाली कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। सेकंड कंडीशन चेक करते हैं। सर पहली कंडीशन तो पूरी हुई नहीं थी। सर सेकंड कंडीशन में पहला पॉइंट है कि वो 60 days और मोर होना चाहिए 1920 में। हां सर पूरा है 1920 में, तो वो 181 days है। साथ में 365 एग्रीगेट होना चाहिए लास्ट 4 years में। हां लेकिन वो पूरा नहीं है ना, वो इंडिया में आया है। इससे पहले वो कहां था बताओ, क्या अज्यूम करोगे आप? वो इंडिया में आया है 3 अक्टूबर को, इससे पहले वो कहां था? बताओ बताओ, इससे पहले वो कहां था? सर इससे पहले वो बाहर ही होगा। तो बाहर होगा तो वो 4 साल में बाहर होगा। हां तो हमेशा ही बाहर होगा। इसका मतलब ये वाली कंडीशन पूरी नहीं हो पाएगी, और ये कंडीशन पूरी नहीं हो पाएगी, इसका मतलब वो इंडिया में रेजिडेंट नहीं बनेगा। तो आंसर आएगा नॉन रेजिडेंट एज ही डज नॉट सेटिस्फाई बोथ द बेसिक कंडीशन। क्योंकि वो दोनों बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए वो बनेगा नॉन रेजिडेंट। सर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं इसके अंदर, बोलो। अगर आप कहो तो पूछ लेता हूं, मना करोगे तो भी पूछ लेता हूं। ओके, मैं यहां एक क्वेश्चन में ऐड ऑन कर रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। सर मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा होता, मिस्टर एक्स अमेरिकन सिटीजन came to India on 3rd October 2019 for the first time for 362 days। ये लिखा होता कि वो आया तो 3 अक्टूबर 2019 को ही है, लेकिन वो आया है 362 दिन के लिए। तो आपका जवाब क्या होता? सर हमारा जवाब तब भी सेम होता। क्यों सेम क्यों होता? सर जवाब देखो, आप कैलकुलेशन कर रहे हो 19-20 के लिए। हां सर 19-20 में देखो, भले ही वो 362 दिन के लिए इंडिया में आया है, भले ही वो 362 डेज के लिए इंडिया में आया है, पर भाई इस साल तो वो इंडिया में 181 ही रहा ना। आप बताओ, मुझे 362 देख के नाच लूं, वो 362 भाई रेजिडेंट हो गया, या मैं ये समझूं कि ठीक है 362 होंगे, इस साल कितने हैं ये देखो। हां सर 1920 में कितने हैं ये देखो। सर 1920 में तो 181 ही है, 181 है, और वो बनेगा नॉन रेजिडेंट क्योंकि पिछले सालों में वो इंडिया में था नहीं, तो 365 डेज तो बनेंगे नहीं पिछले 4 सालों के। हां सर एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, अगर आप यही क्वेश्चन 2021 के लिए करते, प्रीवियस ईयर 2021 के लिए करते, तो क्या जवाब आता? हां ये अच्छा क्वेश्चन है। सर देखिए, जैसे आप जानते हैं वो इस साल 181 रहा है और वो टोटल 362 डेज के लिए आया है, तो जरूर अगले साल भी तो वो 181 ही रहा होगा। सर अगर टोटल 362 डेज के लिए आया है और वो 1920 में 181 है, तो अगले साल भी तो 181 ही होगा। हां सर वो तो बात सही है, अगले साल भी 181 होगा, तो सर 181 होगा। सर अब पिछली 4 कंडीशन चेक कर लो, क्या पता वो पूरी हो गई हो। कैसे पूरी हो जाएंगी? पिछले 4 सालों में 365 चाहिए, वो तो खाली इसी साल था इंडिया में, इससे पहले तो था ही नहीं, और वो तो 181 है, तो 365 वाली कंडीशन तो यहां भी पूरी नहीं होती, यहां भी नॉन रेजिडेंट बनेगा, यहां भी नॉन रेजिडेंट बनेगा। हां सही कह रहे हो सर, नॉन रेजिडेंट ही बनेगा दोनों केस में, नॉन रेजिडेंट, दोनों प्रीवियस ईयर में वो नॉन रेजिडेंट बनेगा। सर एक बात बताऊं, आगे की बात बताता हूं, जब हम स्कोप ऑफ टोटल इनकम पढ़ेंगे ना तब ये बात समझ में आएगी, लेकिन मैं बताना चाहता हूं सर, रेजिडेंट बनने में नुकसान है और नॉन रेजिडेंट बनने में फायदा है। हम देखेंगे जो लोग रेजिडेंट बन जाते हैं उनकी इनकम पर, उनकी जो टोटल इनकम है वो ज्यादा होती है और ज्यादा टैक्स लगता है, और नॉन रेजिडेंट की इनकम कम होती है। अभी हम स्कोप ऑफ टोटल इनकम में देखेंगे, नॉन रेजिडेंट बनने में फायदा है, नॉन रेजिडेंट की इनकम कम होती है, टैक्स कम लगता है उसको। नॉन रेजिडेंट की इनकम जो टोटल इनकम निकलेगी ना अकॉर्डिंग टू स्टेटस, वो कम आएगी। उसकी कुछ ऐसी इनकम है जो माफ हो जाती है, ऐसा मान लो आप, इंडिया में टैक्सेबल नहीं होती।
तो नॉन रेजिडेंट की इनकम पे कम टैक्स लगता है। हर बंदा इंडिया में नॉन रेजिडेंट बनना चाहता है क्योंकि उसको कम टैक्स लगे। ये जो मिस्टर एक्स है ना, ये बड़ा क्लेवर पर्सन है। ये अमेरिकन सिटीजन है, अमेरिका से इंडिया में आया है, जरूर अपने टैक्स कंसल्टेंट से बात करके आया होगा। सर इसने अपने टैक्स कंसल्टेंट को बोला होगा कि देखो मैं इंडिया जा रहा हूं और मैं कम से कम इंडिया में मैं इंडिया जा रहा हूं और मैं इंडिया में ज्यादा से ज्यादा पीरियड रहना चाहता हूं। आप बताओ मैं मैक्सिमम कितने दिन रहूं कि मैं रेजिडेंट ना बनूं। तो इसके जो टैक्स कंसल्टेंट होगा उसने कहा था कि आप 3 अक्टूबर को ही जाना और कम से कम 362 दिन रह सकते हो आप, ज्यादा से ज्यादा। सॉरी, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आप रेजिडेंट नहीं बन पाओगे आप। लेकिन अगर ये बंदा 2 अक्टूबर को आया होता तो क्या सिचुएशन सेम होती? बिल्कुल भी नहीं। अगर ये 2 अक्टूबर को आया होता तो पहले ही साल 182 हो जाता और इस साल वो रेजिडेंट बन जाता। भले ही अगले साल वो रेजिडेंट ना बनता, लेकिन इस साल तो बन जाता। या फिर ये बंदा अगर 3 अक्टूबर की जगह 4 अक्टूबर को आया होता तो अगले साल बन जाता। ये एक ऐसे दिन आया है जिसमें ये 2 प्रीवियस ईयर में इसके दिन बट गए, इधर भी 181 आ गए, इधर भी 181 आ गए। ये दोनों बार नॉन रेजिडेंट रहा है। इज ए वेरी क्लेवर पर्सन। इसे कहते हैं टैक्स प्लानिंग। इसमें कोई टैक्स की चोरी नहीं है। आप इंडिया में कब आओ आप सोच सकते हो, कितने दिन रहो आप सोच सकते हो। हम तो बता रहे हैं इतने दिन रहोगे तो रेजिडेंट बनोगे। तो इसे कहते हैं टैक्स प्लानिंग। इस बंदे ने टैक्स प्लानिंग की है, टैक्स की चोरी नहीं की है। टैक्स की चोरी के लिए वर्ड होता है टैक्स इवेजन। टैक्स की चोरी करना, वो नहीं कर रहा है, ये टैक्स प्लानिंग कर रहा है। पूरा अधिकार है इसे कितने कब आना चाहिए, कब जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, मैं बोलूंगा बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हाँ जी, प्लीज टेल मी, आप लोगों को यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? प्लीज बताइए यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। आई होप क्लियर हो गया। सो सर आप मुझे बताइए, आपको बेसिक कंडीशन नंबर 1 एंड बेसिक कंडीशन नंबर 2 क्लियर और नॉट क्लियर? बेसिक कंडीशन नंबर 1 एंड बेसिक कंडीशन नंबर 2 इज क्लियर और नॉट क्लियर? सर जवाब है बिल्कुल क्लियर है। एब्सोल्युटली राइट, गुड। चलिए अब चलते हैं एक्सेप्शंस टू बेसिक कंडीशन। ये क्या है सर? सर ये अभी हम रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल कर रहे हैं और रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट ही निकाल रहे हैं, लेकिन यहां ना कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है सर। हाँ, ये शब्द हमने इकोनॉमिक्स में सुना है। हाँ, जैसे बोलते ना, मतलब इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट था लॉ ऑफ डिमांड, शायद आपने पढ़ा होगा। लॉ ऑफ डिमांड में क्या था? इफ प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी इंक्रीजेस, the demand will fall. If price will fall, demand will increase. This is called law of demand. लेकिन वहां पर भी एक्सेप्शन थी और आप किसी भी कॉन्सेप्ट को तभी पूरा बोलते हो जब आप उसको एक्सेप्शन के साथ पूरा करते हो, क्योंकि वरना कंसेप्ट अधूरा रह जाएगा भाई। अगर आप इस बात को याद कर लो कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड गिरती है, प्राइस गिरने पर डिमांड बढ़ती है, बस यही कंसेप्ट है दुनिया में, बस खत्म हो गया कॉन्सेप्ट, तो फिर आप फंस जाओगे। क्योंकि आज ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के प्राइसेस कम होने के बावजूद भी उनकी डिमांड गिर गई है। आज नोकिया का मोबाइल का प्राइस कम होने के बाद भी उसकी डिमांड गिरी हुई है, क्योंकि वो गिवन गुड्स हैं। मैं आपको बता दूं, इकोनॉमिक्स में एक कंसेप्ट है लॉ ऑफ डिमांड, जो मैं आपको समझा रहा हूं, उसमें ही एक वर्ड होता है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, प्राइस बढ़ने से डिमांड गिरती है, प्राइस गिरने से डिमांड बढ़ती है, लेकिन हम आपको बता दें गिवन गुड्स के केस में यह कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। गिवन गुड्स मतलब इंफीरियर क्वालिटी गुड्स या आउटडेटेड गुड्स या आउट ऑफ फैशन गुड्स, ऐसी गुड्स के में यह कंसेप्ट नहीं लगेगा, बल्कि प्राइस गिरने पर डिमांड और गिर जाएगी और प्राइस बढ़ने पर डिमांड और बढ़ सकती है। जैसे एप्पल का फोन है तो प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है, तो वो गिवन गुड्स में आ गया सर। इस तरीके से मैं समझाना चाह रहा हूं। बेसिक कंडीशन वो क्लियर है, उसकी 2 एक्सेप्शन है। अब प्रश्न ये है कि एक्सेप्शन इसमें क्या है। मैं आपको समझाऊंगा एक्सेप्शन क्या है और वो एक्सेप्शन के लगने पर क्या होगा। ठीक है, सुनिए सर। देखिए मैं आपको समझा देता हूं। पहले मैं बताऊं एक्सेप्शन नंबर 1। हम बात करते हैं एक्सेप्शन टू बेसिक कंडीशन। एक्सेप्शन नंबर 1 से शुरू करते हैं। अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर कोई इंडियन सिटीजन बट बीइंग अ मेंबर ऑफ अ क्रूज शिप। सर इस वाले पॉइंट को ना आप एक बार, बस मैंने लिख दिया, आप एक बार इग्नोर कर देना। जब मैं पूरी एक्सेप्शंस खत्म कर लूंगा ना, तब मैं इसको पकड़ूंगा। आप एक बार समझो, खाली ऊपर वाला पॉइंट है। अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया
इंडिया छोड़ के जाता है, लिविंग इंडिया। अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया इंडिया छोड़ के जाता है, लिविंग इंडिया, फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज, और वो काम धंधे के लिए जाता है। एम्प्लॉयमेंट पर्पज से मेरा मतलब है सर, एम्प्लॉयमेंट पर्पज से सिर्फ जॉब नहीं है, एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो, एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। हां जी, अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया इंडिया छोड़ के जाता है काम धंधे के लिए, या तो वो नौकरी करने के लिए जाता है। अब जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर है, वो कनाडा जा रहा है, लेकिन डॉक्टर की एज ए जॉब करने नहीं, वो वहां अपना क्लिनिक खोलता है। उसने कुछ एग्जाम भी पास कर लिया जिससे वो वहां का भी मेंबर रहेगा, वो वहां अपना क्लिनिक खोलता है और वहां पर लोगों को एज ए प्रोफेशन कंसल्ट करता है, तो हम मानेंगे वो एक्सेप्शन में कवर्ड है, क्योंकि वो भी कमाने के लिए गया है। तो जॉब सिर्फ एम्प्लॉयमेंट से हमारा एक्चुअली में ना ऐसा लगता है सिर्फ जॉब की बात चल रही है, यहां सिर्फ जॉब की बात नहीं है। तो अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया इंडिया छोड़ के जाता है फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज, तो समझो आप बेसिक कंडीशन की एक्सेप्शन में आ गए। सर आपने एक क्वेश्चन करवाया था, मिस्टर एक्स लिविंग इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 25 अगस्त 2019। हां मैंने करवाया था। सर जो बंदा इंडिया छोड़ के जा रहा है वो पहले इंडिया में था? हां। क्या हम ये अज्यूम कर सकते हैं वो इंडियन सिटीजन था? हां बिल्कुल अज्यूम कर सकते हो। हम जो इंडिया में वैसे क्वेश्चन है सिटीजन, इंडियन सिटीजन कौन होता है? हालांकि ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हम टैक्स पढ़ रहे हैं, सिटीजनशिप का क्राइटेरिया नहीं सीखना। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, जो बंदा एलिजिबल है फॉर वैलिड पासपोर्ट, आधार कार्ड इज नॉट इंडियन सिटीजनशिप, पैन कार्ड इज नॉट इंडियन सिटीजनशिप। इंडियन सिटीजन का मतलब होता है जो बंदा पासपोर्ट के लिए एलिजिबल है। एलिजिबल है मतलब मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, मैं भी इंडिया में हूं, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, मुझे बाहर जाने का शौक नहीं है, मैं इंडिया में ठीक हूं भाई, मुझे बड़ा खुशी मिलती है इंडिया में रह के, तो क्या मैं इंडियन सिटीजन नहीं हूं? क्योंकि मैं पासपोर्ट ले तो सकता हूं ना, आई एम एलिजिबल फॉर इंडियन वैलिड इंडियन पासपोर्ट, तो आप भी इंडियन सिटीजन है। तो आधार कार्ड, फेसबुक आईडी, इनसे सिटीजनशिप नहीं होती, पासपोर्ट से होती है। तो सर आपने कहा था अगर कोई इंडिया, अगर वहां पर आपने क्वेश्चन बनाया था एन इंडिविजुअल मिस्टर एक्स लिविंग इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, फिर वो इंडियन सिटीजन है? मैंने कहा। और वो छोड़ के जा रहा है? मैंने कहा। तो सर वो आपने एक्सेप्शन में कवर क्यों नहीं किया? मैंने कहा क्योंकि मैंने उस क्वेश्चन में लिखा था फॉर द टूर पर्पज। अगर आपको याद हो, सर दिखाना एक बार क्वेश्चन, दिखा देता हूं, कोई बात नहीं, कोई लड़ाई थोड़ी है इसके अंदर। वो जा रहा था इंडिया छोड़ के टूर पर्पज के लिए। बताइए टूर पर्पज का मतलब वो एम्प्लॉयमेंट है या अदर देन एम्प्लॉयमेंट है? अरे हाँ सर, ये टूर पर्पज का मतलब हो गया अदर देन एम्प्लॉयमेंट। यस सर, टूर पर्पज का मतलब है अदर देन एम्प्लॉयमेंट। वो एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं, अदर देन एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए जा रहा था, मतलब घूमने फिरने जा रहा था, तो वो एक्सेप्शन में कवर्ड नहीं है। क्योंकि अगर आपको एक्सेप्शन में कवर्ड होना है तो आपको ये तीनों कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। जाने वाला सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, वो इंडिया छोड़ के जा रहा हो, और वो एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए ही जा रहा हो। अगर ये तीन कंडीशन पूरी हो जाएंगी तो हम कह सकते हैं कि वो बंदा एक्सेप्शन में कवर्ड है। प्रश्न ये है कि सर ठीक है वो एक्सेप्शन में कवर्ड है, अब ये बताओ इसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? हां सर यही तो मेन क्वेश्चन है, एक्सेप्शन में कवर्ड है ये कैसे पता लगा? आई होप इट इज क्लियर। लेकिन इसका कैलकुलेशन में क्या फर्क पड़ेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सर कैलकुलेशन में आपको बताऊं, आपको याद होगा हमारे पास बेसिक कंडीशन है। हां सर बेसिक कंडीशन है, वही चेक करके बताते हैं हम लोग रेजिडेंट है या नहीं है। सर उसमें दो कंडीशन है। हां सर, एक तो 182 दिन होना चाहिए 19-20 में, या फिर 60 डेज होना चाहिए 19-20 में, और 365 दिन होना चाहिए पिछले 4 साल में। हां वेरी गुड यार, तुम्हें तो याद है। हाँ सर याद है, आगे बताओ। सर आगे ये है, लोग कहते हैं अगर आप एक्सेप्शन में कवर्ड हो ना, तो ये जो कंडीशन नंबर 2 में 60 डेज है ना, क्वेश्चन करते समय आप इन्हें 60 नहीं 182 पढ़ोगे। सर दिस इज द एक्सेप्शन। इफ यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड यू आर लिविंग इंडिया फॉर द एम्प्लॉयमेंट पर्पज, देन माइंड इट योर period of 60 days mentioned in condition number 2 shall be replaced by 182 days. In simple words, whenever you are going to calculate the residential status, when you are going to calculate the basic condition, please second condition 60 days will be replaced by 182 days. और ऐसा लिखा भी हुआ है, देखिए मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा,
then the period of 60 days in condition number 2 shall be replaced by 182 days. तो ठीक है सर, इसमें क्या बड़ी बात है? जब हम क्वेश्चन करेंगे और हमें पता लग गया बंदा एक्सेप्शन में है, तो हम कंडीशन नंबर 2 में 60 की जगह 182 दिन देख लेंगे। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। लेकिन ये अच्छा जवाब नहीं है, बढ़िया जवाब नहीं है। मतलब आप इस कंसेप्ट को समझ नहीं रहे हो। आपको लगता है ठीक है ना, 60 नहीं देखने, वहां 182 देखने, देख लेंगे। सर मैं आपको बताऊं इंपैक्ट क्या होगा, ऐसा लिखने से क्या फर्क पड़ा? क्या फर्क पड़ा सर? सर ऐसा लिखने से क्या फर्क पड़ा, जो सेकंड बेसिक कंडीशन है ना, सेकंड बेसिक कंडीशन विल बिकम यूजलेस। सर मतलब सर ये कि आपको सेकंड बेसिक कंडीशन चेक ही नहीं करनी। सर अगर आप एक्सेप्शन में कवर्ड हो तो आपको सेकंड बेसिक चेक ही नहीं करनी। क्यों सर? आपने बोला 60 182 हो जाएंगे, आपने ये कब बोला सेकंड चेक नहीं करनी? सुनो सर, अगर यहां 182 डेज हो गए तो इसका मतलब हुआ आपको सेकंड कंडीशन में एंट्री करने के लिए कम से कम 182 चाहिए। हां सर ये बात तो है। मैं फिर बोलता हूं, अगर मैं 60 की जगह 182 लिख दूं तो इसका मतलब यह हुआ कि मुझे सेकंड कंडीशन में एंट्री करने के लिए कम से कम 182 चाहिए। हां सर बिल्कुल। अरे जिसके 182 डेज हैं वो सेकंड में क्यों आएगा? वो पहली कंडीशन ही तो फुलफिल कर रहा है। सेकंड में जाने का फायदा ही क्या? हम सेकंड कब देखते हैं? जब पहली कंडीशन फुलफिल ना हो। दोनों में से कोई एक ही तो पूरी करनी है। बताओ, दोनों पूरी करनी होती है एक? सर एक पूरी करनी होती है, तो फिर सेकंड कंडीशन देखने का क्या फायदा? सर मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। मान लो कोई बंदा प्रीवियस ईयर 1920 में 95 डेज है। हां ठीक है, और मैं केस कर रहा हूं एक्सेप्शन वाला। ठीक है, वो एक्सेप्शन में कवर्ड है। ठीक है, तो सर क्या वो पहली कंडीशन पूरी कर रहा है? नहीं सर, पहली तो पूरी नहीं कर रहा है। दूसरी कर ही नहीं सकता, दूसरी कर ही नहीं सकता, क्योंकि दूसरी में भी एंटर करने के लिए कम से कम 182 चाहिए। हां सर नहीं कर पाएगा, तो ये क्या बनेगा? नॉन रेजिडेंट। सर अगर कोई बंदा प्रीवियस ईयर 1920 में 185 डेज है, तो क्या ये पहली कंडीशन पूरी कर रहा है? हां सर ये पहली कंडीशन पूरी कर रहा है, तो दूसरी चेक करें ही क्यों? एक ही तो पूरी करनी है, दोनों थोड़ी ना पूरी करनी है। पहली पूरी कर रहा है, बात खत्म होगी। दूसरी को चेक करें, बन गया रेजिडेंट। हां सर ये बात तो सही है। तो सर इंपैक्ट इसका ये पड़ा कि जो सेकंड बेसिक कंडीशन है दैट विल बिकम यूजलेस। सेकंड बेसिक कंडीशन यूजलेस है, उसे कोई चेक करने का फायदा नहीं है। सर फिर हम क्या बोले? मैं बोलूंगा आप ऐसे बोलो, इन अदर वर्ड्स ओनली फर्स्ट बेसिक कंडीशन इज टू बी चेक्ड। ओनली फर्स्ट बेसिक कंडीशन इज टू बी चेक्ड। सिर्फ पहली बेसिक कंडीशन चेक करनी है। इफ सेटिस्फाइड देन रेजिडेंट, इफ नॉट सेटिस्फाइड देन नॉन रेजिडेंट। बात खत्म। अब वो करना क्या है? पहले पता करना बंदा एक्सेप्शन में कवर्ड है या नहीं है। वो कैसे करेंगे? अगर बंदा सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर बंदा इंडिया छोड़ रहा है, अगर बंदा इंप्लॉयमेंट के लिए छोड़ रहा है, तो वो पहली कंडीशन में कवर्ड है। बात खत्म। पहली कंडीशन में एक्सेप्शन में कवर्ड है, और अगर कवर्ड है फिर कैसे आंसर निकालोगे? सर मैं पहली कंडीशन चेक करूंगा, 182 दिन वाली पूरी हो गई तो रेजिडेंट, नहीं हुई तो नॉन रेजिडेंट। बिल्कुल सही जवाब, एब्सोल्युटली करेक्ट। आई होप इट इज क्लियर। सिटीजन ऑफ इंडिया क्या होता है ये भी मैंने बता दिया। और ये जो है ना इंडियन सिटीजन बीइंग ए मेंबर ऑफ क्रूज शिप, ये थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले पूरा खत्म करने दो मुझे इसको। ठीक है सर, अब मैं आपको बताऊंगा सेकंड बेसिक एक्सेप्शन कौन सी है, सेकंड एक्सेप्शन कौन सी है। मैंने फर्स्ट एक्सेप्शन करवा दिया आपको। आई होप इट इज क्लियर। सर सेकंड एक्सेप्शन में आपको सिर्फ यह सीखना है कि आपको कैसे पता लगेगा आप एक्सेप्शन में आ गए। क्योंकि अगर आप एक्सेप्शन में आ गए तो आंसर वही रहेगा, जो पीरियड ऑफ 60 डेज है वो कन्वर्ट हो जाएंगे 182 डेज में। मतलब सेकंड कंडीशन विल बिकम यूजलेस। मतलब ओनली फर्स्ट कंडीशन इज टू बी चेक्ड। इफ सेटिस्फाइड यू आर रेजिडेंट इन इंडिया, इफ नॉट सेटिस्फाइड यू आर नॉट रेजिडेंट इन इंडिया, यानी कि नॉन रेजिडेंट। ओके सर, अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया, वो तो आपको पता ही है कौन होता है, जो वैलिड इंडियन पासपोर्ट के लिए एलिजिबल होता है उसे हम सिटीजन ऑफ इंडिया कहते हैं, या कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होता है ये मैं आपको अभी बताने वाला हूं, 2 मिनट रुको। अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया या कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कमिंग टू इंडिया, इंडिया में आ रहा है। सिर्फ एक बंदा बोलता है
जो बंदा बाहर से इंडिया में आ रहा है वो सिटीजन ऑफ इंडिया कैसे? वो तो बाहर का सिटीजन होगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है सर। जैसे कि आप जानते हैं जो ये गल्फ कंट्रीज हैं, दुबई है, कतर है, ये लोग ना हाँ किसी को भी बाहर वालों को सिटीजनशिप नहीं देते। आप चाहे वहां 10 साल काम करो, वो आपको सिटीजनशिप नहीं देते। मान लीजिए मैं दुबई में काम कर रहा हूं, पिछले 4 साल से काम कर रहा हूं, लेकिन मैं सिटीजनशिप नहीं मिली मुझे वहां की। मैं आज भी इंडियन सिटीजन ही हूं। 4 साल 5 साल से मैं दुबई में काम कर रहा हूं, अब मैं इंडिया में आ रहा हूं तो आई एम कवर्ड अंडर दिस एक्सेप्शन। आई एम ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड आई एम कमिंग टू इंडिया। यस और नो? यस। और मान लो मैं अमेरिका में काम कर रहा हूं, लेकिन अमेरिका में मुझे ग्रीन कार्ड नहीं मिला, अभी मुझे अमेरिकन सिटीजनशिप नहीं मिली, मुझे 4 साल हो गए वहां काम करते, लेकिन नहीं मिल रही है किसी रीजन से। मैं स्टिल सिटीजन ऑफ इंडिया। आई एम स्टिल सिटीजन ऑफ इंडिया। बात खत्म हो गई। अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कमिंग टू इंडिया फॉर विजिट पर्पज, अगर कोई इंडिया में आता है विजिट पर्पज के लिए, सर लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो इंडिया में किस लिए आ रहा है? विजिट पर्पज, घूमने फिरने के लिए, तो हम बोलेंगे वो एक्सेप्शन नंबर 2 में कवर्ड है। सर अब एक छोटे से बात बतानी रह गई। एक तो मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होता है, ये बताया नहीं मैंने आपको। एक विजिट पर्पज का मतलब क्या होता है, मुझे यह भी समझाना है। सर देखिए, जब मैं फेस टू फेस क्लास लेता हूं और मैं स्टूडेंट से पूछता हूं कि विजिट पर्पज का मतलब क्या होता है, तो स्टूडेंट अपनी अपनी राय देता है। कह रहा है सर विजिट पर्पज का मतलब है वो इंडिया में घूमने फिरने आया। मैं कहता हूं बिल्कुल सही। एक बच्चा कहता है सर विजिट पर्पज का मतलब है वो अपनी फेसबुक फ्रेंड से मिलने आया। मैं कहता हूं ये भी सही है। एक बच्चा कहता है वो लड़की देखने आया। मैं कह रहा हूं ये भी सही है। एक बच्चा कहता है सर वो बिजनेस मीटिंग के लिए आया। ये भी सही है। बिजनेस पर्पज मींस एनी पर्पज। बस एक पॉइंट है इसके अंदर। विजिट पर्पज का मतलब होता है यू आर कमिंग टू इंडिया फॉर गोइंग बैक। आप वापस जाएंगे इंडिया से। आप इंडिया में किसी भी पर्पज के लिए आए हो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आपको वापस जाना है। सर ये कैसे पता लगेगा? सर जब वो इंडिया में आएगा तो वीजा के थ्रू आएगा या कबूतर उड़ के आएगा? नहीं सर, वीजा के थ्रू आएगा। अगर बंदा इंडिया में आएगा और वीजा के थ्रू आएगा तो उस वीजा पे पर्पज मेंशन होगा। नंबर ऑफ डेज, वो कितने दिन के लिए आ रहा है ये मेंशन होगा। बिल्कुल मेंशन होगा सर। अगर वीजा में लिखा है वो 200 डेज के लिए इंडिया में आया है, ही इज कमिंग फॉर विजिट पर्पज। अगर वीजा में लिखा है वो 300 दिन के लिए आया है, विजिट पर्पज। 4 साल के लिए आया है, विजिट पर्पज। जब तक कि ये नहीं लिखा होता वो परमानेंट पर्पज के लिए आया है। परमानेंट के लिए आएगा तो अलग बात है, वरना विजिट पर्पज। सर मैं बता दूं, पेपर में ये नहीं लिखा होगा कि वो विजिट के लिए आया है। पेपर में लिखा होगा मिस्टर एक्स इंडियन सिटीजन कमिंग टू इंडिया फॉर 200 डेज। समझो, अगर ऐसी बात लिखी है तो वो एक्सेप्शन में कवर्ड है। क्यों? एक्स सिटीजन ऑफ इंडिया है, कमिंग टू इंडिया है, 200 दिन के लिए है, मतलब विजिट पर्पज के लिए। यस सर, इसे कहते हैं विजिट पर्पज। सर देखिए, लड़की शादी करने के बाद ससुराल जाती है। जाती है ना? लड़की शादी करने के बाद ससुराल जाती है। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, क्या लगता है आपको, विजिट पर्पज है परमानेंट? परमानेंट। ये विजिट थोड़ी ना है, घर देखने थोड़ी जा रही है लड़के का। इनफैक्ट लड़की के मां बाप रोते हुए जो विदाई करते हैं वो बोलते हैं बेटा ओ बेटी जा, तेरी डोली तो इस घर से उठी है, अर्थी उधर से ही देखना, इधर मत हिसाब किताब बनाना, तू निकल ले। मतलब वो विजिट नहीं होता, परमानेंट पर्पज होता है। लड़का भी तो ससुराल जाता है, बीवी को मायके लेके जाता है उसको मिलाने के लिए, या ससुराल जाता है लड़का, वो विजिट है या परमानेंट है? सर वो तो विजिट है, क्योंकि वो 2 दिन से ज्यादा रुकेगा तो वो बोल देंगे भाई साहब कब जाओगे वापस, यही मतलब यही बसने का इरादा है क्या? तो सर लड़का जब ससुराल जाता है तो वो विजिट पर्पज होता है, लेकिन लड़की ससुराल जाती है तो वो परमानेंट होता है। ये समझाने के लिए, यहां से कोई मतलब नहीं है, यहां तो कॉन्सेप्ट कुछ और है। यहां तो कॉन्सेप्ट है सिटीजन ऑफ इंडिया कमिंग टू इंडिया, इंडिया से बाहर से इंडिया में आ रहा है और वो विजिट के लिए आ रहा है, तो हम बोलेंगे एक्सेप्शन में कवर्ड है। और फिर आंसर वही रहेगा, जो पीरियड ऑफ 60 डेज है कंडीशन नंबर 2 में, वो रिप्लेस्ड बाय 182 डेज हो जाएंगे। द पीरियड ऑफ 60 डेज शैल बी इन कंडीशन नंबर 2 शैल बी रिप्लेस्ड बाय 182 डेज। प्लीज टेल मी द कंसेप्ट इज क्लियर और नॉट क्लियर? यस सर क्लियर है। बस एक चीज रह गई सर, इनफैक्ट 2 चीजें रह गई सर। एक तो बता दो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है, और एक बता दो इंडियन सिटीजन बीइंग अ मेंबर ऑफ अ क्रूज शिप क्या होता है। बिल्कुल सही जवाब मैं बता दूंगा, आप चिंता मत करो। सुनो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होता है पढ़ाऊंगा, बाद में पढ़ाऊंगा, पहले मेरे से सुन लो। सर देखिए, मैं आपसे पूछूं क्या आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है? स्टूडेंट ना ब्लाइंडली बोलता है यस मैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हूं। मैंने कैसे? मैं इंडिया में रहता हूं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हूं, मेरे मां बाप इंडिया के हैं। मतलब ऐसे नहीं होता ना, लॉ में लिखा वो मानेंगे।
चलिए सर मैं आपको बताता हूं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होता है। वैसे भाई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन किसका चेक करना है सर? जो इंडिया में आ रहा है, सिटीजन है, चलो सिटीजन नहीं है मान लो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जो इंडिया में आ रहा है विजिट के लिए, तो हमें देखना है वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है या नहीं है। ये कैसे देखते हैं सर? आपको जिसका भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन चेक करना है ना, मान लो आपको अपना पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन चेक करना है, अपने आप से 3 क्वेश्चन पूछो। चलो मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछता हूं, आपको उन 3 क्वेश्चनों के जवाब देने हैं। अगर आपने तीनों क्वेश्चनों के जवाब दिए नहीं तो आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं है। अगर 3 में से एक भी क्वेश्चन का जवाब आपने हां में दे दिया तो जाइए आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। तो क्या मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछूं? सर मैं आपको यह भी बता दूं, जिसका भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन चेक करना होता है ये 3 क्वेश्चनों से ही चेक होता है। तो चलिए मैं शुरू करता हूं आपके साथ। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन ये है, क्या आप खुद, भाई मैं आपसे बोल रहा हूं, जो मेरी वीडियो देख रहे हो ना, मैं आपसे बोल रहा हूं, क्या आप खुद 15 अगस्त 1947 से भी पहले, यानी कि अनडिवाइडेड इंडिया जो था, मतलब आपको पता ना 15 अगस्त 1947 को इंडिया डिवाइड हो गया, उससे पहले बांग्लादेश पाकिस्तान इंडिया का ही पार्ट था। तो क्या आप 15 अगस्त 1947 यानी कि अनडिवाइडेड इंडिया में बोर्न हुए थे, पैदा हुए थे? सर बच्चा बोलता है सर लड़ाई करनी है, मतलब आपको लगता है मैं 15 अगस्त 1947 से पहले का पैदा हुआ हूं? कैसी बातें कर रहे हो सर? ओ मैंने कहा यार मैंने पूछा यार, तू ना बोल दे, इतनी सी बात के लिए लड़ाई क्या करनी? वो कहता सर ठीक है मेरा आंसर नहीं है। मैंने कहा ठीक है, एक आंसर खत्म हो गया, एक आंसर खत्म हो गया, एक क्वेश्चन खत्म हो गया, आपका जवाब ना है। अभी 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, अगर एक भी जवाब आपने हां दिया तो मैं फिर आपको बोल दूंगा कि आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। दूसरा सवाल, दूसरा प्रश्न ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। सर दूसरा प्रश्न ये है, क्या आपके मम्मी पापा यानी माता पिता यानी फादर मदर में से कोई भी एक या दोनों 15 अगस्त 1947 से पहले इंडिया में बोर्न हुए थे? बच्चा कहता नहीं सर वो भी नहीं हुए थे। देखिए सर मैं 20 साल का हूं, 18 19 20 साल का हूं, 19 20 साल का, नहीं सर वो भी नहीं पैदा हुए थे। मेरे फादर तो नहीं पैदा हुए थे, मम्मी हुई होगी तो भी नहीं मानेगी, क्योंकि लेडीज कहां मानती है इतनी पुरानी बात। जस्ट किडिंग, मेरा ये सारी बातें काल्पनिक है भाई, सत्य से कोई संबंध है, कोई लेडी देख रही हो गुस्सा मान जाए। तो कह रहा नहीं सर मेरे मम्मी पापा भी 15 अगस्त 1947 से पहले नहीं बाद में पैदा हुए हैं। तो आपका दूसरे प्रश्न का जवाब भी ना। मैं फिर आपको याद दिलवा दूं, 2 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 1, क्या आप खुद 15 अगस्त 1947 से पहले इंडिया में बोर्न हुए थे? आपका जवाब है नो। क्या आपके माता पिता में से कोई एक 15 अगस्त 1947 से पहले बोर्न हुआ था या दोनों बोर्न हुए थे? आपका जवाब है नो। तीसरा और आखिरी प्रश्न, अगर आपने इसका जवाब नहीं दिया तो फिर आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं है। प्लीज मैं बता दूं आपको। सर तीसरा प्रश्न यह है, क्या आपके दादा दादी नाना नानी, 4 लोग मैंने बोले हैं, दादा दादी नाना नानी, ग्रैंड पेरेंट्स इंक्लूडिंग मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई भी एक अनडिवाइडेड इंडिया में बोर्न हुआ था? अब बच्चा कहता है हां सर दादा दादी तो 15 अगस्त 1947 से पहले की बोर्न है, इसमें क्या वाली बात है, नाना नानी भी बोर्न है। अब कई बच्चे कहते हैं सर हम लोग ना लाहौर साइड से इंडिया में आए हैं। तो क्या हुआ, अगर आप 15 अगस्त 1947 से पहले के इंडिया में बोर्न है आपके दादा दादी नाना नानी, तो लाहौर भी तो इंडिया ही था। लाहौर, कराची, ढाका, बांग्लादेश, ये सब इंडिया है, ये सब इंडिया है। तो आप माना जाएगा आप अनडिवाइडेड इंडिया में बोर्न हुए थे। आपके दादा दादी नाना नानी में से कोई एक, हां सर वो तो हुए थे, वो तो हुए थे। तो सर आप हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। यस सर, तो आप है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। मैं भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हूं, बिकॉज मैं खुद तो 15 अगस्त 1947 से पहले इंडिया में बोर्न नहीं हुआ था, ना मेरे पेरेंट्स में से कोई हुआ था, लेकिन मेरे भी ग्रैंड पेरेंट्स और मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स 15 अगस्त 1947 से पहले इंडिया में बोर्न हुए थे, इसलिए मैं भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हूं। लेकिन मजे की बात, मेरा बेटा जो अभी 6 साल का है वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं है। मेरा बेटा जो अभी 6 साल का है वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो, अगर मैं उसका पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन चेक करूंगा तो ये 3 क्वेश्चन मैं उससे पूछूंगा, क्या वो बोर्न हुआ था? वो बोलेगा कैसी बातें कर रहे हो पापा, मैं 6 साल का हूं, आप मुझसे बोल रहे हो 15 अगस्त 1947। नहीं, तेरे पेरेंट्स यानी कि मैं नाना, तेरे ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि मेरे पेरेंट्स नाना,
तो भाई वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं है, यानी कि एक जनरेशन गैप के बाद ये कंसेप्ट लुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यस सर। हाँ, अगर लॉ ही चेंज हो जाए तो अलग बात है, लेकिन अभी तो लॉ यही है कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कैसे चेक करते हैं? बंदा खुद या माता पिता में से कोई एक या दादा दादी नाना नानी में से कोई एक, बस यहीं तक चेक करना, इसके ऊपर मत देख लेना परदादा सरदादा लड़दादा हरदादा, वो नहीं देखने। सिर्फ दादा दादी या नाना नानी में से कोई एक भी अगर अनडिवाइडेड इंडिया में बोर्न हुआ है तो उसे भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन माना जाएगा। आइए मैं आपको दिखाता हूं। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मींस इफ ही हिमसेल्फ, खुद, या ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स, कोई पेरेंट्स में से एक, और ईदर ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट में से कोई एक इंक्लूडिंग मैटरनल नाना नानी, वाज आएगा यहां पे, वाज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। अगर वो अनडिवाइडेड इंडिया में बोर्न हुआ था इनमें से कोई भी एक, तो हम बोलेंगे यस ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। यस, ये बंदा जो आया है इंडिया में ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। सो आई होप आप लोगों को यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। एक क्वेश्चन बनाऊं, बड़ा मस्त क्वेश्चन है, करोगे? आ जाओ, छोटा सा क्वेश्चन है, चेक करते हैं। बड़ा कॉमेडी क्वेश्चन है। एक मिस्टर एक्स है, यूके में बोर्न है, उसके फादर ऑस्ट्रिया में बोर्न है, ऑस्ट्रिया, मदर रशिया में बोर्न है। अब भाई मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, कई स्टूडेंट कहते हैं सर क्वेश्चन की ऐसी की तैसी, पहले ये बताओ मिले कैसे फादर मदर। मैंने कहा यार तुम्हें क्वेश्चन से मतलब है या फादर मदर की सेटिंग, मेरा मतलब फादर मदर कैसे मिले ये देखना है। क्वेश्चन समझो यार। क्वेश्चन, जो ग्रैंड फादर है एक्स के वो बोर्न हुए जापान में, ग्रैंड मदर बोर्न हुई चाइना में। अब ये सोचो एक्स होगा दिखने में कैसा। जो मैटरनल ग्रैंड फादर है यानी नाना, वो बोर्न हुए यूएस में, लेकिन मैटरनल ग्रैंड मदर यानी कि एक्स की नानी बोर्न हुई थी लाहौर में, और वो भी 1941। ओहो, तो क्या करना है सर? आपको बताना है एक्स जो है वो डीम्ड टू बी इंडियन ओरिजिन है या नहीं है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मानेंगे या नहीं मानेंगे? जवाब है यस, मिस्टर एक्स इज अ पर्सन, इज डीम्ड टू बी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। क्यों सर? पहले हमने इससे पूछा, बोला ना जी मैं ना पैदा हुआ इंडिया में, तेरे पापा मम्मा में से कोई एक, ना ना ना, पापा मम्मा अंग्रेजी बोलत हैं, दादा दादी में से, ना ना ना, नाना में से, नानी, बोला हाँ मेरी नानी पैदा हुई थी इंडिया में, पैदा हुई थी 1941 में, तो 1947 से पहले पैदा हुई थी, तो भाई एक्स को माना जाएगा। लेकिन सर मेरा प्रश्न कुछ और है। मेरा प्रश्न है, मान लो एक्स और एक्स के फादर दोनों, मान लो एक्स और एक्स के फादर दोनों इंडिया में विजिट के लिए आए हैं, दोनों विजिट के लिए आए हैं, तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन है? एक है या दोनों है? एक्स तो है, आपने बता ही दिया एक्स तो है, फादर है या नहीं है? सर फादर से पूछेंगे 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, फादर जी आप बताओ क्या आप 15 अगस्त 1947 से पहले इंडिया में बोर्न हुए थे? बोला नो। आपके पेरेंट्स? बोला नो। ग्रैंड पेरेंट्स? क्वेश्चन में गिवन नहीं है। जैसे हालात है मुझे लग भी नहीं रहा कि वो इंडिया में बोर्न हुए होंगे। तो फादर जो है, एक्स तो मानेंगे, फादर शैल नॉट बी डीम्ड टू बी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। फादर को हम डीम्ड टू बी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं मानेंगे, क्योंकि फादर के जो पेरेंट्स है उनका नहीं लिखा हुआ, फादर के पेरेंट्स का नहीं लिखा हुआ, मतलब वो फादर जो है वो कवर नहीं कर रहा। क्वेश्चन आया क्या एक्स और एक्स की मदर अगर आए तो कौन होगा? सर तो दोनों होंगे। क्यों? एक्स तो है ही है, मदर अपनी मदर की वजह से, मदर खुद नहीं है 15 अगस्त 1947 से पहले, लेकिन उसकी मदर तो 15 अगस्त 1947 से पहले बोर्न थी, तो यस वो हो गया। इसमें एक्स भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और मदर भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। यस, ये दोनों। सर एक स्टूडेंट ने तो हद कर दी, कहता ये फादर भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। मैंने कैसे? बोले ये खुद बोर्न नहीं है लेकिन इसकी मदर बोर्न है। मैंने कहा भाई ये रही इसकी मदर चाइना में है। बोला सर ये देखो ना, ये इसकी सास लगी, सास समझते ना, मदर इन लॉ। कह रहा ये इसकी सास लगी। मैंने कहा हाँ। कह रहा वो तो इंडिया में, तो सास भी तो मां के समान होती है। अरे मैंने कहा सास कोई मां के समान नहीं होती, सास वो चीज होती है जिसको मतलब अपनी सास को गाले निकालते लोग, बीवी अपनी सास को और पति अपनी सास को, एक दूसरे की मां को। तो भाई सास सास होती है, मां मां होती है। ये मत बोलना कि ये भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है क्योंकि देखो इसकी सास जो है वो मां समान है। मां समान कोई नहीं होता, मां मां होती है। ये है भाई इसकी मां और इसकी मां ये है।
जस्ट किडिंग, बट आई होप यू अंडरस्टैंड। सास को मां नहीं समझना, समझ रहे हो? क्या सिखा रहा हूं, सास को मां नहीं समझना, शादी के बाद जरूर समझ लेना आप लोग। ओके, अब एक क्वेश्चन हो रहा है, कह रहा सर मान लो मैटरनल ग्रैंड मदर खुद इंडिया में आती है घूमने के लिए, हाँ तो वो तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है ही है, वो तो पहला क्वेश्चन फुलफिल कर दिया। अगर मैटरनल ग्रैंड मदर नानी खुद इंडिया में साथ में आती है विजिट पे, उसने तो क्वेश्चन कवर कर दिया, मतलब कंडीशन पूरी कर दी। कैसे? अरे वो तो खुद 15 अगस्त 1947 से पहले की बोर्न है, तो फिर वो तो कंडीशन पूरी हो गई। यस, हाँ हो गई। अब सर मैं एक ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा जो स्टूडेंट ने पूछा, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, स्टूडेंट का क्वेश्चन है। स्टूडेंट कई बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिनका जवाब किसी किताब में नहीं होता, बस उन्हीं के पास होते हैं वो क्वेश्चन, ना वो एग्जाम में आते हैं ना किसी बुक में होते हैं, बस उनके दिमाग में आते हैं और दुखी करते हैं उनको भी और टीचर को भी। लेकिन प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा आप लोगों से। वो कहता सर मान लीजिए मिस्टर एक्स इंडिया में विजिट के लिए आया, लेकिन जो इसकी नानी है वो मर चुकी है, क्या जो नानी है उसका इंडिया में बोर्न होना जरूरी है? 15 अगस्त 1947 वो तो हो रहा है, क्या उसका जिंदा होना भी जरूरी है? अरे मैंने कहा कब बोला मैंने लिखा है कि इन तीनों में से कोई एक इंडिया में बोर्न हुआ होना चाहिए, वो आज जिंदा हो या ना हो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो एक्स पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रहेगा। सो आई होप इट इज क्लियर व्हाट विल बी आंसर। अगर एक्स और उसकी मदर आती है तो एक्स भी है मदर भी है, बिकॉज उसकी मदर है, मैंने आपको बता दिया। प्लीज टेल मी द कंसेप्ट इज क्लियर और नॉट क्लियर। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। सर यहां पर मेरे पास एक क्वेश्चन बचा है, मैं वो भी कंप्लीट कर देता हूं कि इंडियन सिटीजन बीइंग अ मेंबर ऑफ अ क्रूज शिप लीविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस का मतलब क्या है? यस सर, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा भी नोट्स के बुक्स के अंदर से, आपको साथ में पढ़ाऊंगा भी, जब मैं कंबाइंड पढ़ाऊंगा तभी बताऊंगा। लेकिन पहले बताना चाहता हूं इंडियन सिटीजन बीइंग मेंबर ऑफ क्रूज शिप का मतलब क्या है? सर देखिए इसमें क्या है, ये भी लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट ही है, और इसके भी जो ये भी जो है वो एक्सेप्शन में कवर्ड है, और इसके भी जो पीरियड ऑफ 60 डेज है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू 182 डेज। सर देखिए मैं आपको समझाता हूं क्या होता है। सर एक शिप है, आप देख रहे होंगे, आपने ऐसी शिप देखी नहीं होगी, आप इसे शिप मान लें। इसके अंदर मैं लिख देता हूं एलिजिबल वॉयज। एलिजिबल वॉयज का मतलब लॉन्ग जर्नी। एक शिप है, इसे कहते हैं फॉरेन बाउंड शिप। हालांकि ये फॉरेन बाउंड इंडियन शिप होती है, लेकिन ये फॉरेन बाउंड बोलते हैं इसको, ये इंडियन शिप है, फॉरेन बाउंड इंडियन शिप। सर इसके अंदर मान लीजिए कोई इंडियन सिटीजन है जो क्रू का मेंबर है, क्रू का मतलब जो उनका क्रू है उसका मेंबर है, या ये कैप्टन ऑफ द शिप भी हो सकता है, कैप्टन ऑफ शिप भी हो सकता है, क्रू का मेंबर है या कैप्टन ऑफ शिप है। सर प्लीज मेरी कंसेप्ट को बड़े ध्यान सुनना। अगर कोई इंडियन सिटीजन है वो बीइंग मेंबर ऑफ क्रू शिप है, या तो क्रू का मेंबर है, शिप के क्रू का मेंबर है, ठीक है, या तो वो क्रू शिप के क्रू का मेंबर है, या वो आप कह सकते हो कैप्टन ऑफ द शिप है, ठीक है। सर ये मान लीजिए, चलो मैं बताता हूं आगे। तो सर जब ये बंदा कैप्टन ऑफ द शिप या क्रू का जो मेंबर है, जब ये शिप को ज्वाइन करता है ना, शिप को ज्वाइन करता है, तो एक सीडीसी साइन करना पड़ता है। सीडीसी मतलब कॉन्टिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, एक सर्टिफिकेट मिलता है इसको कॉन्टिन्यूअस, कि इसकी लंबी जर्नी है, लॉन्ग जर्नी मैंने बताया, एलिजिबल वॉइस, कॉन्टिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होता है, कॉन्टिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होता है। इस सर्टिफिकेट को इसने साइन करना होता है, साइन, और जब ये यहां से शिप को छोड़ता है तो भी यहां पर साइन होता है, ठीक है। तो सीडीसी पे साइन करना होता है ज्वाइन करते वक्त भी और ऑफ करते वक्त भी। अब लोग कहते हैं कि जिस दिन वो ज्वाइन करेगा ना, ज्वाइन करेगा, साइन इन करेगा, और जिस दिन वो साइन ऑफ करेगा, यानी कि वो सीडीसी पे साइन करेगा, जिस दिन वो ज्वाइन करेगा वहां से लेकर, जिस दिन वो ज्वाइन करेगा वहां से लेकर जिस दिन वो लीव करेगा, यानी कि साइन करेगा दोबारा छोड़ने का,
उस दिन तक के पीरियड को इंडिया में इंक्लूड नहीं करना है। यस, दैट इज द पॉइंट। मैं ये हमारे इनकम टैक्स, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास बताया था, इनकम टैक्स एक्ट भी होता है, इनकम टैक्स रूल भी होते हैं। तो एक रूल है, रूल 126। रूल 126 ये कहता है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन बीइंग अ मेंबर ऑफ क्रू शिप है, कोई शिप के क्रू का मेंबर है या वो कैप्टन ऑफ द शिप है और वो शिप में इंडिया छोड़ के जाता है विजिट एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, वो एम्प्लॉयमेंट है क्योंकि वो कैप्टन है तो एम्प्लॉयमेंट हो ही गया, या एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जाता है, तो जिस दिन वो सीडीसी कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट पे साइन करेगा ज्वाइन करने के लिए, और जिस दिन वो वहां से लीव करने के लिए साइन करेगा, उतने पीरियड को हम इंडिया में नहीं गिनेंगे। ये बात कहता है रूल 126। अब इसका इंपैक्ट हमारे ऊपर कैसे पड़ेगा? सर देखिए, मान लीजिए ये इंडिया है, मुझे पता है मुझे इतना अच्छा बनाना नहीं आया, पर आप प्लीज मान लेना, ये इंडिया है। सर ये है मुंबई कस्टम पोर्ट, शिप यहां पे आ गया, सर अब शिप थोड़ा सा बदल गया है, कार लग रही है, शिप यहां पे आ गया। सर इस बंदे ने शिप में यहां पे चढ़ गया, कैप्टन जो है वो यहां पे ज्वाइन कर लेता है, यहां पे 9 अक्टूबर को वो साइन इन कर लेता है, सीडीसी पर साइन कर देता है। ये गुजरात कस्टम पोर्ट है, मान लीजिए ये गुजरात कस्टम पोर्ट है, शिप यहां से पहले यहां गया है, गुजरात कस्टम पोर्ट पे गया है, यहां पर ये 25 अक्टूबर को पहुंचा है, फिर यहां से वो आगे इंडिया से बाहर गया है और फिर दोबारा वो इंडिया में वापस आया है। मान लीजिए वापस आया है 16 जनवरी को वापस आया है, ठीक है, मेरी बात समझ आ रहा है? शिप 9, जो वो कैप्टन ऑफ द शिप है, हमारा इंडियन सिटीजन है, वो 9 अक्टूबर को शिप के अंदर ज्वाइन करता है और साइन करता है। 25 अक्टूबर को शिप इंडिया में था, मुंबई से गुजरात गया, बस 25 अक्टूबर को गुजरात से बाहर गया है, फिर 16 जनवरी को वापस आया है, ठीक है। और 9 अक्टूबर से पहले मान लो वो जो बंदा था हमारा कैप्टन ऑफ द शिप, वो इंडिया में था। तो अब आप इस बंदे का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन आ गया। सर अप्रैल से लेकर 8 अक्टूबर तक तो वो इंडिया में ही था, हाँ इंडिया में था, वो तो दिन इंडिया में गिनेंगे। सर 9 अक्टूबर से लेकर, हालांकि 25 अक्टूबर को भी वो इंडिया में था, लेकिन हमें 16 जनवरी तक को इंडिया में नहीं मानना, क्योंकि लोग कहते हैं जिस दिन वो सीडीसी पर साइन करेगा और जिस दिन वो सीडीसी पर साइन ऑफ करेगा, यहां वो साइन ऑफ करता है इंडिया में आने के बाद, वहां तक के पीरियड को इंडिया में इंक्लूड नहीं करना। हालांकि प्रैक्टिकली वो इंडिया में ही था, क्योंकि मुंबई से गुजरात कस्टम पोर्ट में वो इंडिया के पानी में था, इंडिया में ही जा रहा था, तो हम उसे इंडिया में काउंट करते हैं। लेकिन क्योंकि इंडियन सिटीजन जो क्रू का मेंबर है, शिप के क्रू का मेंबर है, उसके लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन है कि उसे इंडिया में काउंट नहीं करना। कब से? जिस दिन से उसने साइन इन किया और जिस दिन से उसने साइन ऑफ किया सीडीसी के ऊपर। प्लीज टेल मी द कंसेप्ट इज क्लियर और नॉट क्लियर। इसका मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा, लेकिन जब मैं एक साथ सारे क्वेश्चन करवाऊंगा तब। ओके, हाँ जी, तो मैंने आपको करवा दिया है इंडिविजुअल कब रेजिडेंट होता है, कब नॉन रेजिडेंट होता है, विद एक्सेप्शन। मैं एक थोड़ा चार्ट दिखा दूं आपको। एक इंडिविजुअल बेसिक कंडीशन, अगर जनरल केस करें, एक्सेप्शन केस की बात ना करें, तो वो कोई भी एक कंडीशन पूरी कर दे। अगर एक्सेप्शन की बात करें तो फर्स्ट कंडीशन, अगर वो सेटिस्फाई कर देता है तो वो बनेगा रेजिडेंट इन इंडिया, और अगर वो नहीं कर पाता तो वो बनेगा नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। अगर वो दोनों कंडीशन पूरी सेटिस्फाई नहीं कर पाता तो नॉन रेजिडेंट, और एक्सेप्शन में पहली कंडीशन पूरी नहीं कर पाता तो नॉन रेजिडेंट, कर देता है तो रेजिडेंट। बोथ द बेसिक कंडीशन आर नॉट सेटिस्फाइड तो हम उसे नॉन रेजिडेंट कहेंगे। एक्सेप्शनल केस में पहली कंडीशन पूरी ना करने पर हम उसे नॉन रेजिडेंट कहेंगे। आप भी ये चार्ट बना लेना। मैं तो कहूंगा आप इस चार्ट को बनाना और कहीं इसी चार्ट पर बेसिक कंडीशन कौन सी होती है वो भी लिख लेना, जिससे और क्लैरिटी आएगी। पूरा जितना मैंने अब तक करवाया ना वो सारा एक चार्ट में करवा दिया आपको। पूरा जितना मैंने आपको अब तक करवाया है वो सारा कंप्लीट एक चार्ट में करवा दिया। प्लीज टेल मी, एक इंडिविजुअल कब रेजिडेंट होता है, कब नॉन रेजिडेंट होता है? इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आई होप इट इज क्लियर, यस और नो। तो गाइज आज के लिए हम इतना ही करेंगे।
अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि एक इंडिविजुअल जो रेजिडेंट बन जाता है वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी कब बनता है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और उसी क्लास में हम अपना कंप्लीट करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। आई होप इट इज क्लियर। चलिए गाइस, बाय बाय, सी यू टुमारो, बाय बाय।